चाय की चुस्कियों के साथ हम दिन का अखबार पढ़ते हैं। सीमा पर कितने जवान मारे गए, किस आतंकी हमले में कितने मासूम लोगों की जानें गईं। आए दिन बढ़ते अपराध, रेप, खून, मर्डर, किडनैपिंग, ये सारी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन उन्हें सुनने या पढ़ने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि इन खबरों से कितने जीवन ध्वस्त हुए, कितने परिवार उजड़ गए। हम उलझ जाते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे अखबार एक आदत हो। लेकिन हमें गुस्सा नहीं आता, फिर चाहे अपराध कितना भी घिनौना और बेचैन कर देने वाला क्यों ना हो, हम खामोश ही रहते हैं। तैमी, तैमी तुम पीयूष से नाराज मत हो ना कभी भी, सुन रही हो? और आज खाना क्यों नहीं खाया? देखो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लाया हूं, चलो जल्दी से खा लो। भाई नाराज हो मुझसे? बात नहीं करनी? ओके बाबा, मत करो बात। डरो मत, मुझसे डर के बिस्तर के नीचे छिपने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूं और मुझे पता है कि तुम्हें लुक्का छिपी खेलना बहुत पसंद है ना? देखो हम सब वो खेल खेलेंगे जो तुम खेलना चाहती है। खेलोगी आज के बाद लुक्का छिपी? खेलोगी लुक्का छिपी? नहीं पीयूष, कभी नहीं खेलूंगी। गुड गर्ल, गेट अप। अब हम दूसरा गेम खेलेंगे। कौन सा? टच मी एंड टच मी नॉट। गुड मॉर्निंग पुणे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ट्रैफिक ज्यादा हो तो गुस्से को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि गुस्से से दुश्मन बढ़ते हैं और स्माइल से दोस्त। दादा भंडार चलो। झूठी, आखिर क्यों ये शब्द उसके जहन में बसा था? वो कौन सी पीड़ा थी, कौन सा घाव था जो अब तक भरा नहीं था? दो लड़कियां, एक 14 बरस की टेमी और एक 22 बरस की पायल। ऐसा क्या हुआ था उनकी जिंदगी में? वो कौन सी मानसिक अवस्था थी कि एक लड़की अपने ही हाथ पर ब्लेड से एक शब्द झूठी लिखना चाहती थी? आखिर पायल क्यों इस एक गाली झूठी से दूर भाग रही थी? क्यों मजबूर होती हैं लड़कियां कि वो अपना दर्द, अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं पाती? ये कैसा समाज है हमारा जहां ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं? आप सोच रहे होंगे कि आज मेरी आवाज में इतना गुस्सा क्यों है, लेकिन जब आप इन दो लड़कियों की कहानियां सुनेंगे तो आपके अंदर भी अपने समाज के प्रति, अपने आप के प्रति गुस्सा भर जाएगा। सोनी कहाँ लेके जा रही है? सोनी, तूने क्यों लगाया? मैं तूने मना किया था ना, नहीं लगाएगी, तूने बोला था। झूठी, मत लगा फेस पे। झूठ बहुत बोलती है। आज जब मैं तुम्हें स्कूल से लेने आया था तो एक लड़का तुम्हें टकटकी लगाए देख रहा था। देखा तुमने? पसंद है वो? कोई और लड़का क्लास का? नहीं पीयूष। शाबाश। लड़के गंदे होते हैं, चालाक होते हैं, वो लड़कियों का फायदा उठाते हैं। मेरे साथ बोलो, लड़के गंदे होते हैं। लड़के गंदे होते हैं। उनसे हमेशा दूर रहूंगी। उनसे हमेशा दूर रहूंगी।
शाबाश, गुड गर्ल। क्यों रो रही है? झूठी कहीं की। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। उसने जो तेरे हाथ पे लिखा है ना, वही तेरी असलियत है। झूठी है तू, झूठी। हाँ हाँ भाई, दे दूंगा तुम्हारे पैसे, कहीं भागा नहीं जा रहा हूं मैं। हाँ हाँ ठीक है। टैमी, मैं 3 घंटे में वापस आता हूं, अपना ध्यान रखना। क्या देख रहे हो? ज्यादा मुस्कुराओ मत, तुम भी मेरी तरह यहाँ पे बंद हो। खुद को लकी समझते हो? क्यों घूर रहे हो? क्यों घूर रहे हो? मेरा मना क्यों ना मत घूरो? बोल, लड़के अच्छे नहीं होते, लड़के अच्छे नहीं होते। टच मी नॉट के, टच मी नॉट करेगा। कम ऑन पायल, गेट अप, चलो किक, फोर्स, पावर चाहिए किक में, फोर्स, पंचेस, कम ऑन, 1, फास्ट। मैं 3 घंटे में वापस आता हूं, अपना ध्यान रखना। ये तो गोल की तरफ से गोली चलने का आवाज है। चल रे। अबे यही से आवाज है, लगता है पानी में कोई गिरा है। अबे 100 नंबर फोन कर। अबे लवकर रे। साहब मैंने फोन करवाया था, इधर से गोली चलने की आवाज आई थी। सारा एरिया स्कैन करो। सर, यहाँ कुछ मिला है? सर ये देखिए, ताज़े खून के निशान यहाँ पर भी। और सर ये देखिए, ये चुन्नी का टुकड़ा मिला है। तो इसका मतलब है कि गोली चली है, और जिसको भी ये गोली लगी है वो इम्पैक्ट से ब्रिज से नीचे गिरा है। और इस चुन्नी के टुकड़े का मतलब है कि या तो ये कोई लड़की है या औरत। ऐसा करो, ये पूरा एरिया अच्छे से छान मारो और गोताखोरों को बुलाओ, पानी में सर्च करो। ठीक है सर। टैमी, अच्छा अंदर आओ। सर, गोताखोरों ने बहुत कोशिश की, ना ही विक्टिम की बॉडी मिली, ना ही कोई क्लू। लगता है बॉडी नाले में बहकर दूर चली गई। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता किया कोई मिसिंग कंप्लेंट? नहीं सर, कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है, और ना ही विक्टिम के बारे में कोई जानकारी। लेकिन सर, अंधेरे में तीर चलाने जैसा एक आइडिया है। बोलो। सर, जब मैं आसपास के इलाकों में देख रहा था तो वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल नजर आया। वहां पर पूछताछ करें, क्योंकि अगर लड़की फैमिली वाली होती तो अब तक मिसिंग कंप्लेंट आ जाती। चलो देखते हैं।
कितनी लड़कियां हैं हॉस्टल में? 47। कोई ऐसी लड़की है जो कल रात से गायब हो? हाँ सर, पायल नाम की एक लड़की है जो कल रात से वापस नहीं आई। पायल का रूम नंबर? 104। कुछ नहीं मिला सर। पायल का मोबाइल नंबर दो। हाँ सर, अभी देता हूँ। सर पायल का फोन स्विच ऑफ है। हॉस्टल में किसी से कोई अनबन? सर, वो कमरे में जाती थी तो दूसरे दिन ऑफिस के लिए बाहर निकलती थी। फिर झगड़ा कैसे होगा किसी के साथ? रेंट भी टाइम पर देती थी। पायल के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। यस। उसके ऑफिस का एड्रेस चाहिए हमें। ठीक है। ये थैंक यू मम्मी। अरे अरे आराम से खाओ बेटा, आराम से खाओ। तुम इतनी चुप चुप से क्यों हो? और पीयूष क्यों नहीं आया तुम्हें छोड़ने? टूर पे गया। टूर पे? कुछ बताया भी नहीं। तुमसे कुछ बोला था क्या? कुछ कहा था? मैं अभी आती हूँ उसे फोन करके। अरे फोन भी स्विच ऑफ है। साइलेंट मूवी के कैरेक्टर जैसी थी पायल। काम पे पूरा ध्यान था, पर ना अपने बारे में कभी और ना ही किसी और के बारे में कोई बात करती। बस यस सर, नो सर, जी सर। कब से काम करती थी? अप्रोक्सीमेटली 4 महीने हो गए उसे अभी। ऑफिस में किसी से कोई दुश्मनी? सर किसी से बात करे तो दुश्मनी होगी ना सर। नो कॉन्ट्रोवर्सीज एट ऑल। उसका परमानेंट एड्रेस है आपके पास? रिकॉर्ड से मिल जाएगा सर। कल ऑफिस आई थी? यस सर, और रोज की तरह शाम को 6 बजे चली गई। कल पायल ने यही चुन्नी पहन के रखी थी? सर एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, पर हाँ ब्लैक कलर की चुन्नी पहनी थी उसने। आती जाती कैसे थी? सर ऑफिस के बाहर एक ऑटो स्टैंड है, अक्सर स्टाफ वहीं से रिक्शा लेते हैं। हाँ साहब, ये लड़की तो रोज मेरे ऑटो से जाती थी साहब। कल भी तुम्हारे ऑटो से गई थी? हाँ साहब, कल तो मैंने इसको बानेर छोड़ा था। लेकिन उसका हॉस्टल तो इंजेवाड़ी में है। हफ्ते में 3 बार तो ये बानेर जाती थी और बाकी के दिन हॉस्टल में साहब। चलो दिखाओ हमें कल उसे कहाँ छोड़ा था। चलिए साहब। लीजिए, नहा लिया बेटा? बाल गीले अभी तुम्हारे। अंदर टॉवल नहीं मिला तुमको? पोंछ लो अच्छे से। ये पीयूष कैसे कपड़े दिलाता है टैमी को? अजीब नहीं लगता? अरे हमें क्या करना, जो पहनना पहने, ना पहनना ना पहने। अरे ये क्या बात हुई? भांजी है हमारी, साथ में रह रही है, जो मुंह में आया बोल दिया। नहीं पहनना है ना पहने। अब भी ना। देखो हम सब वो खेल खेलेंगे जो तुम खेलना चाहती है। कौन सा? टच मी एंड टच मी नॉट। लड़के गंदे होते हैं, चालाक होते हैं, वो लड़कियों का फायदा उठाते हैं। टैमी बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाई हूँ, पहन के देखना कैसे लगते हैं। और नए ला दूंगी, और आगे से तुम ऐसे ही कपड़े पहनना, समझी? हाँ सर, पायल पिछले 3 महीने से मेरी क्लास में आती है। जनरली 1 घंटे की क्लास होती है हमारी। लेकिन अचानक उसे सेल्फ डिफेंस सीखने की क्या जरूरत पड़ गई? वो सब नहीं पता सर। पायल में सीखने की लगन है, लेकिन वो काफी नर्वस लगती है। सर पायल के सेल्फ डिफेंस क्लास की टाइमिंग शाम के 6:30 से 7:30 बजे तक की थी। इसका मतलब कि पायल यहाँ से 7:30 बजे के बाद ही निकली होगी। सामने ऑटो स्टैंड है, पूछते हैं जरा। ठीक है सर। सुनो, इस लड़की को देखा है? इस लड़की को देखा है? हाँ साहब, कल मैंने इसको छोड़ा था, हिंजौड़ी नाले के पास जो पुलिया है ना, उधर। कल इसने यही ओढ़नी पहन के रखी थी? साहब ठीक से तो कुछ याद नहीं है,
शायद काले कलर की उड़नी थी। सर, पायल के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए मैंने। बड़ी अजीब लड़की है, कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं, ऑफिस हॉस्टल बस, जैसे दुनिया से कांटेक्ट ही नहीं करना चाहती थी। डरी सहमी सी जवान लड़की, बात न करने वाली, सेल्फ डिफेंस सीखने वाली। कोई तो वजह है उसकी इस चुप्पी, इस डर की, जिसकी जड़ें उसके पास में ही होंगी। तभी पता चलेगा कि किसने उस पर गोली चलाई और क्यों। अरे अर्चना, अरे इस महीने का बिजली का बिल कहाँ है? अरे वही होगा आपके टेबल पे। अरे मेरे टेबल पे नहीं, तभी तो पूछ रहा हूँ। तो ड्रॉर में होगा, देख लीजिए ना अच्छे से। अरे वाह बेटा, बड़ी प्यारी लग रही है इस ड्रेस में। पर मुझे आदत नहीं है ऐसे कपड़ों की। वो पीयूष कभी ऐसे कपड़े लाते ही नहीं थे। पायल रस्तोगी, आपकी बेटी लापता है, हमें उसकी तलाश है। इन दिनों कुछ बात हुई आप लोगों की उससे? कहा था मैंने आपसे, मेरी कोई सुनी तब ना। लगता है कोई नई मुसीबत आ पड़ी है हमारी बच्ची पर। नई मुसीबत मतलब? देखिए, चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। इससे पहले क्या मुसीबत आई थी? मैं अब चुप नहीं रहूंगी, मैं बताती हूँ आपको। पिछले साल दिसंबर महीने के एक दिन, आ रही हूं। पायल, क्या हुआ? क्या हुआ पायल? छोटी पानी लेके आ। पायल क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ ना क्या हुआ? ये सब क्या हुआ? हाँ, बोलो क्या हुआ? मेरे साथ क्या हुआ? रंजीत कालिया नाम था उसका। उसने हमारे बच्चे के साथ, मेरी बच्ची टूट चुकी थी, फिर भी लड़ने की जिद थी उसमें। उसने कहा, माँ मुझे पुलिस में कंप्लेंट करानी है। अरे दिमाग खराब है क्या तेरा? हैं? पूरी दुनिया के सामने ढोल बजाएगी क्या? पर आप, तू चुप रहे, और रिपोर्ट लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उसने तो अभी हाथ पे झूठी लिखा है। पुलिस के पास जाके क्या सबको बताना चाहती है? बहुत गहरा सदमा था मेरी बच्ची के लिए। अब क्या करते साहब, वो गुंडा मवाली था, हमारी एक बेटी और थी। लेकिन पायल भी तो हमारी बच्ची थी ना। रो मत बेटा। क्या हो रहा है ये? हैं? क्यों रो रही है? जब उसके साथ मुंह काला किया तब नहीं सोचा? झूठी कहीं की, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। उसने जो तेरे हाथ पे लिखा है ना, वही तेरी असलियत है। झूठी है तू, झूठी। झूठी झूठी सुन सुन कर तंग आ चुकी थी वो। मैं लाख चाहती थी कि उसका साथ दूं, पर उसका घर ही उसका बैरी बन चुका था। उसने कहा, माँ मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। लास्ट 10 दिन किसी से बात तक नहीं की उसने। वैसे चुप रहने वालों में से नहीं थी। घर से चली गई, उसके बाद उसने फोन तक नहीं किया। मैंने इसे कई बार कहा, हम पता लगाते हैं कहाँ है, कैसी है, पर अच्छा वो सर वो चली गई। अगर लोगों को पता चलता तो हमारी इज्जत और उछलती। कैसे बाप है? अपनी बेटी के आंसू पूछने की जगह अपनी ये छोटी इज्जत बचाने में लगे रहे। हमारे पास भी तो आ सकते थे। सर आपने सही कहा था, पायल के खून का राज उसके अतीत में ही छुपा है। तुमने देखा, एक ही हादसे पे माँ और बाप दोनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। पति के डर से माँ चुप थी, लेकिन आखिरकार बोल पड़ी। लेकिन बाप अभी भी चाहता था कि वो चुप रहे। मुझे लगता है लोग हमसे काफी कुछ अभी भी छुपा रहे हैं। मुझे इस आदमी पे शक है, ये दिसंबर में हुआ। एक काम करो सर,
इस आदमी के दिसंबर से अब तक के सारे कॉल रिकॉर्ड निकालो। उठाओ पायल के बाप को। रंजीत रोज फोन करता था, डराता था, धमकाता था। मेरी बेटी उसके खिलाफ कंप्लेंट करने पड़ी थी। फिर एक दिन रंजीत का फोन आया, बोला कि आके मिल। मैं उससे मिला, उसने तो 2 लाख रुपए मेरे हाथ में रख दिए। हम गरीबों के लिए 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है साहब। अपनी बेटी की इज्जत से भी बड़ी। कहने को तो कहते हो कि घर की इज्जत बचानी है, अपनी बेटी की इज्जत की ये कीमत लगाई तुमने। तुम जैसे बाप को तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। दिन में लाइट क्यों जला के रखा हुआ है? पायल के साथ रेप हुआ दिसंबर में, वो हॉस्टल में गई अप्रैल में, लेकिन उसने घर छोड़ा था जनवरी में। पता करो जनवरी से मार्च के दौरान वो कहां रह रही थी और क्या कर रही थी। ठीक है सर। अरे ये पीयूष अभी तक आया नहीं है। सर, पायल हॉस्टल ज्वाइन करने से पहले शिवाजी नगर में पीजी थी। ये रहा एड्रेस। सतीश जी, मिस पायल रस्तोगी यहीं रहती थी जनवरी से मार्च के बीच? जी हाँ, पायल रस्तोगी यहीं रहती थी। पर साहब हुआ क्या? अरे सर, वो 1 नंबर की झूठी थी, पैसे चुरा के भाग गई। चोरी की थी उसने? जी हाँ, मैंने उसे पकड़ लिया था रेड हैंड, टेबल से पैसे उठाते वक्त। साहब, ऐसे लड़की को कौन रखेगा घर पे? कब निकाला आपने उसे? वो अप्रैल का पहला हफ्ता होगा। सर, उन दिनों पायल के पास नौकरी नहीं थी, शायद इसीलिए चोरी की होगी उसने। मुझे इन लोगों की बात पे भरोसा नहीं है हमारा। जितना हमने पायल के बारे में सुना है, मुझे नहीं लगता पायल चोरी कर सकती है। क्या कर रहे हो आप यहाँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस ऐसे ही क्या? हाँ, अंधी नहीं हूँ मैं। 14 साल की बच्ची है वो, भांजी है हमारी, अपनी बेटी जैसे। और आप तो बस अपने घर में मैं उसे देख रहा था कि वो सोई पड़ी है दिन में। क्या देख रहे थे? बुखार देखने के लिए हाथ सर पे रखा जाता है, ऐसे नहीं जैसे आप छू रहे थे। कैसे नहीं? पूरा मोहल्ला जानता है आप कितने बदनाम है। अरे तू मेरे घर में सिखाएगा? सर, इधर कुछ नहीं मिला। बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है। और सर, ये नाला उसी नाले से जाके मिलता है जिसके पुल पर पायल को गोली मारी गई थी। हो सकता है लाश पायल की हो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फैमिली को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाओ। ठीक है सर। पायल एक ऐसी पीड़ित थी जिसके साथ हुए अत्याचार ने उसे ही कलंकित कर दिया। ना तो अतीत ने उसका पीछा छोड़ा और ना ही जिंदगी ने उसे गले लगाया। लेकिन उसके इस दर्दनाक अंत का जिम्मेदार कौन था? उसकी हत्या किसने और क्यों की? और टैमी की इस मनोदशा का जिम्मेदार कौन था? क्या टैमी की कहानी का अंत भी पायल जैसा ही था? क्यों वो एक ही शब्द झूठी को बार बार अपने हाथ पर कुरेदती रहती थी? टैमी, दरवाजा खोलो। टैमी, दरवाजा खोलो।
इतनी देर क्यों लगा दी? सब ठीक तो है? बाहर आओ। हाथ खोलो। टैमी, ये क्या ये तुमने किया? आई एम सॉरी मामी जी, मेरी वजह से मामा जी और आपका झगड़ा हुआ, पर अब से मैं अच्छी बच्ची बन के रहूंगी। मुझे पीयूष के पास मत भेजो प्लीज मामी। नहीं नहीं नहीं, नहीं भेजूंगी। तुम शांत हो जाओ, ठीक है? चलो आ जाओ, चलो दवाई लगा देती हूँ। आ जाओ। ये क्या कर दिया तुमने? सर, पायल के हॉस्टल से एक लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है। सर 1-1.5 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ? सर पायल से एक औरत झगड़ रही थी, उसने पायल को धक्का भी दिया। सर मैं बीच में आकर खड़ी हो गई और मैंने बोला सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं क्या, तब वो भागी वहाँ से। उस औरत का चेहरा याद है? स्केच बनवा सकती? सर सर ये है वो औरत। अरे सर वो 1 नंबर की झूठी थी, पैसे चुरा के भाग गई। आप पायल के हॉस्टल गए थे, झगड़ा हुआ, इस बात का गवाह है हमारे पास, वो लड़की जिसने आपको पहचान लिया। हाँ सर, गई थी भाड़ा लेने, अब आखिरी महीना था, निकाल दिया तो भाड़ा नहीं देगी क्या सर वो? लेकिन वो जिस हॉस्टल में रहती है उसकी वार्डन का कहना है कि वो टाइम पे किराया देती है। नौकरी लग गई है ना सर, और वो हॉस्टल है। यहाँ पीजी में लड़कियां क्या क्या करती है आपको पता नहीं है? 10 साल से लड़कियां आती जाती रही है यहाँ, सब जानते हैं हम। टैमी, बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम परेशान मत होना। हाँ बेटा, अपनी मामी को एक बात बताओगी? किसने तुम्हें झूठी बोल दिया था? तुम ब्लेड से अपने हाथ पे लिख रही थी। बेटा मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, बोलो तो। कोई बात नहीं, आज मत बताना, मैं तुमसे मिलती रहूंगी। पता नहीं क्यों डर सा लग रहा था। तुम्हारे मामा जी ने जो तुम्हारे साथ करने की कोशिश की उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मेरा बच्चा। सर, पायल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि उसकी मौत गोली लगने से हुई थी। उसकी बॉडी पे कोई सेक्सुअल असॉल्ट के निशान नहीं, और सर गोली दूर से चलाई गई थी। 12 तारीख को रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच में। बैलिस्टिक रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? सर गोली 8 mm के पिस्टल से चलाई गई थी और कोई क्लू नहीं मिला सर। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर। ऐसा करो, आसपास के एरिया में जितने भी लोगों के पास लाइसेंसी गन है जो 8 mm की गोली यूज करते हैं उनसे पूछताछ करो, हो सकता है कोई क्लू मिले। सर, इस एरिया में 7 लोग ऐसे हैं जो 8 mm की गोली वाली पिस्टल यूज करते हैं, लेकिन उनमें से 6 का कहना है कि उन्होंने जब से पिस्टल लिया तब से उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन एक आदमी ऐसा जिसका फोन ही नहीं लग रहा है। वो कौन है? पीयूष साहनी सर, ये रहा उसका एड्रेस। सर यहाँ पर कई दिन के पेपर्स पड़े हुए हैं, लगता है घर काफी दिन से लॉक्ड है। ताला तोड़ो, सब जगह देखो। सर अंदर सिर्फ एक आदमी और एक लड़की के कपड़े मिले हैं। लगता है बाप बेटी है। सर 8 mm की गोली और ये होस्टर, लगता है ये वही है जिसकी हमें तलाश है। इसके बारे में और पूछताछ करनी पड़ेगी। साहब एकदम नमूने लोग थे ना, उनके घर में कोई आता था ना किसी से बातचीत होती थी। आदमी काम पे जाता था, काम से वापस आता था, और एक बार घर के अंदर गया ना तो दरवाजा बंद। सिर्फ बाप बेटी थे और कोई भी रहता था साथ में? साहब वो तो मुझे मालूम नहीं है बाप बेटी थी या क्या, लेकिन कुछ महीने पहले यहाँ रहने आए थे और
12 तारीख से तो रूम बंद है, कोई आया भी नहीं यहाँ। लेकिन कल एक औरत आई थी पूछताछ करने के लिए। उसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने उसके गाड़ी का नंबर रजिस्टर में नोट करके रखा है। ले क्या? पता करो इसकी गाड़ी। सर गाड़ी जिसकी थी उसका पता चल गया है, राजनगर एरिया का एड्रेस है। जी तभी मैं सोचूं, जब से टैमी हमारे यहाँ रहने आई है तब से पीयूष का फोन क्यों नहीं लग रहा है। ये टैमी कौन है? तमन्ना सानी। हम सब प्यार से उसे टैमी बुलाते हैं। दरअसल ये पीयूष की सौतेली बेटी है। उसकी माँ ने अपने पति के मरने के बाद पीयूष से शादी कर ली थी, पर कुछ ही दिनों में कैंसर से उनकी डेथ हो गई। तभी से ये टैमी पीयूष के साथ रहती है। काम क्या करता है ये पीयूष? लड़कियों के हॉस्टल में कैटरिंग का काम है उसका। क्या नाम है हॉस्टल? अपेक्षा हॉस्टल। अपेक्षा हॉस्टल? वहीं की लड़की पायल का मर्डर हुआ है कहाँ ये पीयूष? मुझे नहीं पता। उसकी बेटी? उसे तो मैं हॉस्टल छोड़ के आई हूँ। कौन सा हॉस्टल? अमर ऐसा करो, अपेक्षा हॉस्टल जाओ और पता करो 12 तारीख को पीयूष वहाँ आया था या नहीं, और अगर आया था तो कितने बजे। तब तक मैं टैमी के हॉस्टल जाके पूछताछ करता हूँ। ठीक है सर। ये टैमी का बेड है और ये दूसरी लड़की का। हाँ लेकिन टैमी कहाँ है? कुछ देर पहले बाहर गई थी, शायद आई नहीं अभी तक। शायद 14 साल की बच्ची बाहर जाती है, कहाँ जाती है, कब जाती है आपको पता नहीं। आने जाने का कोई रिकॉर्ड है? ये दूसरी लड़की कहाँ है? सर मुझे नहीं पता टैमी कहाँ गई है। चुपचाप रहती थी, किसी के साथ बात भी नहीं करती थी। सर आसपास के इलाके में पूछा, लेकिन लड़की को किसी ने आते जाते नहीं देखा। सर 12 तारीख को पीयूष हॉस्टल गया था, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि उसने रजिस्टर में एंट्री भी की थी और उसके बाद से वो घर नहीं लौटा। और टैमी भी 12 तारीख को पीयूष के साथ नहीं थी। और अब टैमी भी गायब है और पीयूष का भी पता ठिकाना नहीं। 12 तारीख को पीयूष का हॉस्टल में होना और फिर गायब हो जाना, उसका फोन बंद हो जाना और उसी की गन का मर्डर में इस्तेमाल होना, सारे सबूत पीयूष की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और सर एक बात और पता चली है, पीयूष ने कई लोगों से पैसे लिए थे और किसी के पैसे लौटाए नहीं थे। 1-2 लोगों ने तो गुंडे भिजवाए थे उसे मारने के लिए हॉस्टल पे। पीयूष की पिटाई भी हो चुकी है। और सर 12 तारीख को पीयूष बहुत परेशान था, ऐसा हॉस्टल के गार्ड का कहना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मारपीट के डर से ये पीयूष हमेशा गन अपने साथ रखता हो और उससे गलती से पायल पे गोली चल गई हो और इसीलिए वो फरार हो? सर पीयूष का फोन कुछ देर पहले स्विच ऑन हुआ था, उसकी इस नंबर पे बात हुई थी। किसका नंबर है ये? क्या बात हुई तुम्हारी पीयूष के साथ? देखो टैमी गायब है और उसके हॉस्टल का एड्रेस पीयूष को तुमने ही दिया, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। पीयूष कहाँ है? और तुमने उसे क्यों बताया कि टैमी कहाँ है? सर पीयूष कहाँ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ टैमी कहाँ है ये हमने ही उसे बताया था। सर पीयूष की फोन की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। चलो। गुड गर्ल। अरे मैंने क्या किया? अरे बताते क्या? छोड़ो मुझे। पायल के साथ तेरा क्या कनेक्शन है? कौन पायल? वही जिसे तूने अपनी गन से गोली मारी। 12 तारीख को हॉस्टल से निकलने के बाद तूने पायल को कब और क्यों मारा? मैंने पायल को नहीं मारा साहब। मैं मानता हूँ कि मेरे पास गन है, लेकिन वो घर पे ही थी उस दिन। मैं हॉस्टल से लौट रहा था उस रात, काफी डरा हुआ था लेनदारों के डर से। उनके लगातार मुझे फोन आ रहे थे और उन्हें पता चल चुका था कि मैं कहाँ काम करता हूँ। जब मैं हॉस्टल से लौट रहा था तो पुलिया के पास से गुजरा, वहां मुझे गोली की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि लेनदारों ने गुंडे भेजे हैं मेरे पीछे। मैंने पलट के पीछे भी नहीं देखा, मैं तीर की तरह भागा सीधा। झूठी कहानियां सुनेगा ना तो मार मार के भोता बना दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ साहब। 12 तारीख को अजंता लॉज पुणे में था मैं, आप चेक करवा लो। ये आदमी पूरा सच नहीं बता रहा। तुमने देखा टैमी उसकी बेटी है, लेकिन उसको मेकअप कैसे किया? सर एक शब्द नहीं बोल रही है, बहुत डरी हुई है। हम काउंसलर की मदद लेनी होगी।
मारना चाहती थी अपने सौतेले पिता को। क्यों? एक्चुअली पीयूष मानसिक तौर पर विकृत है। वो बहुत बुरी तरह से अब्यूज करता था टैमी को। मम्मी। हाँ टैमी बोलो। पापा आज फिर मेरे कमरे में आए और फिर मेरे साथ गंदी। बस करो, फिर से वही झूठ। कितनी बार टैमी, पापा है वो तुम्हारे, सौतेले हैं तो तुम उन्हें बार बार झूठ बोलकर मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इस झूठ से। झूठी हो तुम, एक नंबर की झूठी। और फिर एक दिन उसे घर में एक गन मिली। उसने सोचा इस टॉर्चर से मुक्त होने का यही एक तरीका है। वो गन लेकर हॉस्टल की तरफ गई। रास्ते में उसने पीयूष को देखा। वो पीयूष पर गोली चलाने ही वाली थी और इतने में टैमी के साथ कोई टकराया। उसकी गन उसके हाथ से गिर गई। हड़बड़ाहट में टैमी ने अपनी गन उठाई भी नहीं और वहां से चली गई। मतलब टैमी ने उसे गोली नहीं मारी? नहीं सर, टैमी ने उसे गोली नहीं मारी। टैमी जिस लड़के से टकराई, क्या आप उसको पहचानी? अब उसका स्केच बनाने में हमारी मदद कर सकती है? जी सर, वी कैन गिव इट अ ट्राई। सर ये रही उस लड़के की स्केच जिसने गन चलाई थी। ये तो उस पीजी वाले का बेटा तरुण है। क्यों मारा तूने पायल को? क्या करता, अपनी माँ के आंसू देख नहीं पाता था। उस लड़की का मेरे बाप के साथ चक्कर था, इसलिए मारना चाहता था उसे। मेरी बीबी बहुत शक्की है साहब। उसके शक के वजह से हम सब बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि मेरा बेटा मुजरिम बन गया आज। सब मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा पायल के साथ कोई वास्ता नहीं था, कोई संबंध नहीं था साहब। वो तो मेरी बेटी जैसी थी साहब। चाकू लेके निकला था घर से उसे मारने के लिए, और किस्मत तो देखो, एक लड़की मुझसे टकराई और उसकी गन मेरे हाथ लग गई। पायल की हत्या के लिए तरुण को और पायल को धमकाने के लिए उसकी मां को पुलिस ने हिरासत में लिया। साथ ही रंजीत को भी हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ पायल बलात्कार केस में नए सिरे से जांच शुरू हुई। पायल के पिता को भी दोषी मानते हुए हिरासत में लिया गया और पीयूष को अपनी सौतेली बेटी के लैंगिक शोषण और मेंटल टॉर्चर के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ 2-3 महीने की यहाँ बात है कि नर्स ये साइकेट्रिक रिपोर्ट लेके जाओ बेटा, मत घबराओ। काश इसकी माँ ने इसकी बात पे यकीन किया होता तो इतना सब कुछ सहना नहीं पड़ता इस बच्ची को। झूठी, इस एक लफ्ज ने, इस एक गाली ने 2 जिंदगियों को तहस नहस कर दिया। पायल और टैमी दोनों ही शारीरिक शोषण और बलात्कार का शिकार थी। दोनों के ही अपनों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और उन्हें झूठी कहकर चुप करा दिया। हमारे समाज की एक बड़ी कमजोरी यह है कि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारे देश में, हमारे अपने घरों में बच्चों का लैंगिक शोषण होता है और करने वाले बेहद करीबी लोग होते हैं। हम ऐसी बातों पर पर्दा डाल देते हैं, ऐसे जीते हैं जैसे हम अति शुद्ध, अति संस्कारी हैं, और हमारे इस ढोंग की कीमत चुकाते हैं हमारे बच्चे और औरतें। लेकिन कभी ना कभी तो हमें अपने संस्कारों पर, अपने चुप रहने की परंपरा पर सवाल खड़े करने होंगे। ये मानना होगा कि रिश्तों की आड़ में औरतों और बच्चों के साथ बहुत अत्याचार होते हैं और वो अपने दर्द को अपनों से कह भी नहीं पाते। तूने क्या मांगी मन्नत में? अच्छा, तू चाहती है मैं बता दूं ताकि मेरी मन्नत पूरी ना हो? बड़ी चंट है तू। अरे हमारे दिए वापस नहीं आ रहे। देख वहां कुछ है, चलना देखते हैं। आना आना। अरे रुकना देख। ये तो किसी की लाश है। पुलिस को फोन करते हैं।
बॉडी बाहेर काढा. हे बाजूला हो सगळे, चला मागे वा. चला तिकडे. कंडीशन से लगता है कि महीने पुरानी है. न जाने कब से पानी में पड़ी थी. ये इसके हाथ पे क्या है? चेक करो. न जाने कहां से बहकर आई है लाश. आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल. पोस्टमार्टम के लिए भेज दो. देख पते की बात बोलता हूँ, 100% की बात बोलता हूँ, एकदम मुफ्त में बोलता हूँ. देखो औरत तो नसीब पे कभी भरोसा मत करना, साली दोनों धोखा देती है. चल हट. क्या आदमी है यार. क्या बात. अरे महेश भाऊ क्या हुआ? अरे तू यहाँ पे पड़ा सो रहा है, तेरा बाबा दारू पी के सड़क पर ड्रामा कर रहा है. क्या? चल. सर आता बॉडीचा पोस्टमार्टम रिपोर्ट. काफी बातें सामने आई है. सर इसकी एज 36 के अराउंड होगी और मौत जहर खाने के वजह से हुई है. सर इसके मरने के बाद इसके चेहरे को किसी भारी चीज से पीटकर बिगाड़ा गया और फिर लाश को पानी में फेंका. मतलब मर्डर है. और कुछ पता चला? डॉक्टर्स इसके मौत का एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पा रहे क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा डिकम्पोस्ट हो चुकी थी. 4 से 6 हफ्ते पुरानी थी. सर मैंने मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन में इस औरत के डिस्क्रिप्शन से मिलती जुलती जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट थी पिछले 1 साल पुरानी, सबको क्रॉस चेक करने बोला. लेकिन बिना किसी एक्यूरेट आइडेंटिटी के उस बॉडी को पहचानना भी तो मुश्किल है. उसके हाथ में टैटू था ना, शायद उससे हमें हेल्प मिल सकती है. साली इसने भी धोखा दे दिया रे. ये भी धोखा दे दिया. देखो बाबा 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 घर चलो ना. बाबा बाबा उठो ना. मेरे बच्चे सभी मेन पब्लिक एरिया में चिपकाना, ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके. यस सर. सर एक क्लू मिळालाय. बोरिवली पुलिस स्टेशन में किसी रमेश नाम के आदमी ने अपने वाइफ सुषमा की 5 महीने पहले मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी. सर उसकी एज और अपने विक्टिम की एज मैच कर रही है और उसके कलाई पर भी बिल्कुल वैसा ही टैटू था, मोनू नाम का, जो कि उसके बेटे का नाम है. मैं जानता हूं कि मैं अच्छा बाबा नहीं हूं. मजबूरी यह है कि ये जान के भी मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाता बेटा. जो हुआ वो भुलाया नहीं जाता ना मेरे से. अगर कर पाए तो माफ कर देना बेटा. कोई बात नहीं बाबा, एक बार आई लौटेंगी ना तो सब सही हो जाएगा. सर एक बात और, रमेश ने 5 दिन बाद अपनी मिसिंग कंप्लेंट वापस ले ली थी. कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने अपने वाइफ का मर्डर किया और कुछ दिन बाद अपनी कंप्लेंट वापस ले ली ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन रुक जाए? बुला लो उसे. सर अरे तू समझता क्यों नहीं है? कितनी बार समझाया तेरे को कि तेरी आयब लौट कर नहीं आएगी. वो आएंगी बाबा, मैंने कल रात ही उन्हें देखा था. अरे वहम होगा तेरा. तू सो रहा था ना, सपना अपना देखा तूने. तेरे को अपनी बाबा पे यकीन नहीं है? हाँ तू चल मेरे साथ, तेरे को दिखाता हूँ. चल. अभी चलेंगे? हाँ अभी चलेंगे. चल. सच्ची? चल. मोनू काय झालं रे? क्या कर रहा है तू? बाबा ये सब मैं दिखाऊंगा नहीं क्या आई को? ये देखिए, इस टेस्ट में मुझे 100 में से 100 मिले थे और ये ड्राइंग कंपटीशन में जो सेकंड प्राइज मिला था मुझे, ये सब देख के आई बहुत खुश होंगी. ये देख, यहाँ तो ताला लगा है, मतलब कि यहाँ आई नहीं है. हेलो. सुषमा साहब, सुषमा साहब क्या? 4 महीने पहले तुम्हारी बीवी सुषमा गायब हो गई। 12 जून को तुमने बोरिवली स्टेशन में उसकी मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाई। कुछ ही दिनों में कंप्लेंट वापस भी ले ली, जबकि तब तक उसका कोई पता नहीं चला था। क्यों? जब वो गायब हुई थी साहब,
तो मैं बहुत परेशान हो गया था, सब कुछ लूट गया था ऐसा लग रहा था साहब। दिन रात एक कर दिया था मैं उसे ढूंढने में, यहाँ तक कि अपने गली मोहल्ले में सब जगह ढूंढा उसको, पड़ोसन रिश्तेदारों के घर भी गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला साहब। पर पुलिस को भी नहीं मिली वो। फिर जब मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी, फिर अचानक एक दिन मेरे सामने आ गई साहब, नायगांव के कामन नगर में। मैं लोडिंग टेम्पो चलाता हूँ साहब, लोगों का सामान इधर से उधर पहुँचाता हूँ। मैं एक पार्टी का माल डिलीवरी करने गया था मार्केट में, तब मैं अचानक सुषमा को किसी के साथ देखा साहब। वो किसी मर्द के साथ थी साहब, हाथ में हाथ डाल के चली जा रही थी मार्केट में। मैंने उसका पीछा किया साहब, फिर मैं देखा कि वो उस मर्द के साथ घर के अंदर गई। मैंने उसके हाथ में टैटू देखा साहब, उसके हाथ में जो टैटू था वो सुषमा का ही था। मैंने कोशिश किया वो घर के पास जाकर उसको देखने की, फिर अचानक साहब मैं देखा, करंट दौड़ गया साहब मेरे अंदर। मैं देखा कि दोनों, आपने देखा होगा साहब कि बच्चे लोग कैसे मिट्टी का घर बनाते हैं बीच पर, और अचानक लहर आती है और सारा बहा के ले जाती है, लगता है कि वो घर था ही नहीं साहब। मेरी भी ऐसी हालत हो गई है, समझ में नहीं आ रहा साहब कि खुद को संभालो कि अपने बच्चे को। मेरी लाइफ की बैंड बज गई है साहब, आज तक भूला नहीं वो सब मैं। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वो बोली थी कि मेरे जैसे नाकाम आदमी के साथ नहीं रहना उसको। मैं एक गरीब आदमी हूँ साहब, टेम्पो चला के डिलीवरी करता हूँ। दिन भर के मेहनत के बाद भी इतने कम पैसे आते थे कि जेब में हाथ डाल के ढूंढने पड़ते थे कि कहाँ गए। कौन सी औरत नाकाम नहीं बोलेगी मेरे जैसे आदमी को साहब। सुषमा से लात खाने के बाद भी मैं खुद को हमेशा यही समझाता रहता था कि एक दिन उसका दिल बदलेगा, हालत बदलेगी और मेरे पास वापस लौट के आएगी। लेकिन आज तो वो चांस भी हमेशा के लिए चला गया साहब। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि साहब मैं मोनू को क्या बताऊंगा। वो आदमी कौन था जिसके साथ सुषमा रहती थी? आप ही की बिरादरी का है साहब। मतलब? पुलिस वाला है, सस्पेंडेड कांस्टेबल। सर, रमेश ने जिस कांस्टेबल के बारे में जानकारी दी थी उसकी केस फाइल मैंने मंगवा ली है। चंदन साळवी नाम है उसका। मालाड पुलिस स्टेशन में उसकी पोस्टिंग थी। 3 महीने पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसको पकड़ा था लोकल ड्रग पेडलर से रिश्वत लेते हुए, और उस पर इंक्वायरी भी चल रही है। तब से घर पर ही रहता है, शराब के नशे में धुत। सुषमा ने 4 महीने पहले चंदन के साथ रहने के लिए रमेश को छोड़ा था, क्योंकि वो कम पैसे कमाता था। तो जिस तरह की औरत ये सुषमा लग रही है, उस हिसाब से तो वो चंदन से काफी जल्दी परेशान हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी एक सस्पेंडेड और अल्कोहलिक से उसे क्या मिलता होगा? सर, कहीं ऐसा तो नहीं दोनों के बीच झगड़ा हुआ हो और चंदन ने सुषमा को मार डाला हो? सर, ये तो लॉक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया हो कि हमें सुषमा की लाश मिली है और पकड़े जाने की डर से वो भाग गया हो? एक काम करा, मोबाइल ट्रैकिंग वर टाका और कॉल रिकॉर्ड चेक करो। सर, बेटा दरवाजा खोल बेटा, तो बाबा आए हैं। तुझे जगा दिया, सॉरी। चल सो जा, सॉरी, सो जा। आई से बात हुई आपकी? मैं पानी लेके आओ। बाबा, मेरी एक बार आई से बात करा दो ना, खाली एक बार बाबा, बहुत याद आती है उनकी। फिर वही बात, तेरी आई चली गई है, अरे मर चुकी है तेरी आई। अभी वो इसकी लाश देख कर आ रहा हूं मैं, अब कभी नहीं आएगी वापस। अरे मर गई तेरी आई, मर गई हो, हम लोग के पास नहीं आएगी हो। अरे मरने वाले कभी वापस नहीं आते, भूल जाओ अपनी आई को, मर गई। अपनी पत्नी सुषमा द्वारा दिए गए धोखे की वजह से रमेश हर रोज टूटकर बिखर रहा था। वो ये भी जानता था कि इस तरह कमजोर पड़कर वो अपने मासूम बेटे की जिंदगी और उसके भविष्य को भी दांव पर लगा रहा था। लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल नहीं रहा था, तो सिर्फ इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन सुषमा को अपनी गलती का एहसास होगा और वो उसके पास लौटकर उसे संभाल लेगी, और
सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुषमा की मौत की खबर ने उसके इस बहाने को भी उससे छीन लिया था। सुषमा मर चुकी थी और अब रमेश को अपनी जिंदगी में अंधेरा नजर आ रहा था, सिर्फ घना काला अंधेरा। अरे मैडम, इतनी रात को अंधेरे में यहाँ क्या कर रही हो? तुम कहो तो लिफ्ट दे दूं? चलो। सर, चंदन सर नंबर पालघर मध्ये ऍक्टिव्हेट आहे, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे और पिछले 15 दिन से काफी ट्रैवल भी कर रहा है। एक काम करा, पालघर पुलिस स्टेशन को उसके लोकेशन डिटेल्स और फोटोग्राफ भिजवा दो। सर। अरे बच्चे, ये क्या किया तूने? ए बेटा, ये क्या किया तूने? हाँ? ये क्या किया तूने? बाबा। सर एक कंप्लेंट लिखवानी थी। बैठो। बताओ। सर मेरा नाम आशीष खेतान है और सर मैं कल ही दिल्ली से आया था मुंबई घूमने के लिए। सर यहाँ की नाइट लाइफ के बारे में बहुत कुछ सुना था। सर उसी नाइट लाइफ को देखने के लिए मैं घर से बाहर निकला था। सर कल रात जब मैं पार्टी से अपने घर वापस आ रहा था तो सर जैसे ही मैंने सर वेस्टर्न हाईवे से स्लिप रोड की तरफ से लेफ्ट लिया तो सर सामने मुझे एक लेडी दिखाई दी सर, जो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। मैंने उसे लिफ्ट दे दी सर, लेकिन सर कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है। वो लेडी सर कुछ ठीक नहीं थी। ठीक नहीं तो मतलब सर वो मुझे कुछ अजीब तरीके से देख रही थी सर, कभी स्माइल पास कर रही थी तो कभी कुछ। सर जब मैंने उसे पूछा कि आपको जाना कहाँ है तो बोलती जहाँ आप जा रहे हो मुझे साथ ले चलो। उसकी उम्र कितनी होगी? सर मुझसे तो ज़्यादा थी। फिर? सर मैं थोड़ा बहक गया था सर। इससे पहले सर मैं कुछ करता सर उसने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए सर, और सर मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो सर उसने अपने नाखूनों से सर अपनी पूरी बॉडी को सर खरोदना शुरू कर दिया। सर मैं बहुत घबरा गया था सर, और सर ये निशान भी सर उसी ने दिए हैं। और उसके बाद मेरा सारा सामान लूट लिया, मेरा पर्स, मेरी चेन, मेरी कार, सब कुछ ले लिया। मैं शोर भी नहीं मचा पाया क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं शोर मचाऊंगा तो वो खुद शोर मचाकर यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करेगी और बोलेगी कि मैं उसके साथ रेप कर रहा था। और सर उसने मेरा कार्ड भी ले लिया, उसका पिन तक मुझसे उगलवा लिया। उसका चेहरा देखा था? कैसे दिखती थी? स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर बिल्कुल। बाहर क्यों रहे हो साहब? चंदन की तरफ। कौन चंदन साहब? मैं किसी चंदन को नहीं जानता। बेवकूफ समझता हमारे को? नहीं समझता है साहब, सच्ची बोल रहा हूँ। कौन चंदन साहब? मैं बताता हूँ तुझे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ट्रक में चंदन नहीं मिला, ये मोबाइल मिली है, शायद उसी का है। ये मोबाइल कहाँ से है? मुझे नहीं मालूम सर, मेरे ट्रक में कहाँ से है, मेरा नहीं है साहब। लेके चलो बेटा। बेटा दारू पी थी तूने? क्यों? आप ही बोलते हो ना कि मैं गम भुलाने के लिए पीता हूँ। मुझे आई की बहुत याद आती है बाबा, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ये पीऊँगा तो मुझे आई की याद नहीं आएगी। तेरी आई सही कहती थी शायद। मैं सच में फेलियर ही हूँ, उसको संभाल नहीं सका। रो मत बाबा, आप फेलियर नहीं हो, बहुत अच्छे हो आप। नहीं बेटा, मैं नहीं हूं।
मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं अच्छा बनूंगा। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा धारू को। सच्ची बाबा? पक्का कभी नहीं लगाऊंगा मैं हाथ। कौन कौन सी औरत तेरी गैंग में काम करती है? बोल बता। मुझे मत मारो साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तो आपके एरिया में काम भी करना बंद कर दिया साहब। ये औरत कौन है मुझे नहीं मालूम साहब। तो किस गैंग में काम करती है तो तुझे मालूम होगा ना। उस लड़की का एक्सचेंज बन गया सर। देख इसको ध्यान से, पहचानता है इसको? नहीं साहब, ये औरत को मैंने आज तक कभी नहीं देखा साहब। ये कोई नई औरत लग रही है साहब। पूरे घर की तलाशी लो, हर एक कोना अच्छे से चेक करना। दीक्षित सर, ये सब फ्रीज का। सर ये तो चंदन है, कहीं सुषमा ने ही तो इसे। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दो। सर, चंदन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट करीब 10 दिन पहले उसकी मौत हो चुकी थी, यानी सुषमा के मौत के 2 हफ्ते बाद। यानी उसे सुषमा ने नहीं मारा। कॉजेज ऑफ डेथ हाइपोथर्मिया और सफोकेशन। मतलब वो जिंदा था जब उसको फ्रीज के अंदर डाल दिया गया और बॉडी टेम्परेचर गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। जी सर, उस वक्त वो जिंदा था लेकिन बेहोश था। उसे स्लीपिंग पिल्स की काफी हेवी डोज दी गई थी, जरूर उसे धोखे से खिलाई होगी। सर, सुषमा अगर पहले ही मर चुकी थी तो फिर और कौन हो सकता? हो सकता है कि दोनों से बदला लेने के लिए रमेश ने चंदन और सुषमा दोनों को मार डाला। मारो साहब, मारो मेरे को मारो आप। ऐसी औरत से सच्चा प्यार करने का सजा मेरे को मिलना चाहिए साहब, लेकिन आपको मेरे से कुछ नहीं मिलेगा साहब। अरे मैंने किसी को नहीं मारा साहब। फिर वो कौन हो सकता है जिसकी सुषमा और चंदन दोनों से दुश्मनी हो? मेरे को नहीं पता साहब, मेरे को उसके साथ रहते उसकी दोस्ती का पता नहीं था साहब, तो उससे अलग होके दुश्मन का कैसे पता चलेगा साहब। लेकिन अच्छा हुआ साहब आपने मेरे को मारा, कम से कम आंसू तो निकले साहब। ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था साहब, मेरी उस बीवी का मौत का शोक कैसे मनाऊं जो किसी और के लिए मेरे को छोड़कर भाग गई। सर, गोरेगांव थाने से इस औरत का स्केच है। सर, ये वही औरत है जिसने कल रात हाईवे पर किसी को लूटा था। ये कैसे हो सकता है? सुषमा साहब, ये आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि कल इसने किसी को लूटा है। लूटा? ये कैसे हो सकता है साहब? मेरा मतलब सुषमा तो आपने तो कहा साहब, सुषमा अभी बॉडी वो तो मर चुकी है ना साहब। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। जिस बॉडी का हमने पोस्टमार्टम करवाया, जिसकी चिता तुमने जलाई, वो फिर से जिंदा कैसे हो गई? नहीं सर, नहीं कोई मिस्टेक हुआ साहब। नहीं ये हो ही नहीं सकता साहब, वो तो ऐसा नहीं कर सकती साहब। वो मैं बोल रहा हूँ साहब, कोई मिस्टेक है साहब। ये मेरी सुषमा ऐसा नहीं कर सकती साहब। कितनी % गारंटी के साथ कह सकते हो कि जिस औरत ने तुम्हें लूटा ये वही है? ऐसा भी हो सकता है कि तुमने उसका चेहरा ठीक तरह से ना देखा हो या तुमसे कोई गलती हो रही हो। सर, जब इसने चाकू मेरी गर्दन पर लगाया था ना सर, इसका चेहरा यहाँ था। सर, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? और सर, मैं 100% श्योर हूँ कि ये वही है। ठीक है, जा सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती हमसे हो रही हो? मतलब जिस बॉडी को हमने सुषमा की बॉडी समझी वो किसी और की हो। उसका चेहरा तो काफी बिगड़ा हुआ था, हमने तो सिर्फ उसके हाथ पे जो टैटू था उससे उसे आइडेंटिफाई किया था। लेकिन ऐसा टैटू तो किसी के भी हाथ पे हो सकता है। हो सकता है कि सुषमा जिंदा हो और पैसा कमाने के लिए उसने ये नया धंधा शुरू किया। सर, इसका मतलब सुषमा ने अपने मौत का दिखावा किया ताकि वो पकड़ी न जाए। उसके बाद उसने चंदन को मारा और अब लोगों को ठगने का काम कर रही। बरोबर। एक काम करा, तिचे स्केचेस सगळ्या चौक्यांना पाठवा और पता करो कि उसके नाम पे कोई कंप्लेंट रजिस्टर हुई है कि नहीं। सर।
मेरी हेल्प करिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे हॉस्पिटल तक पहुँचा दीजिए। चलिए चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ। आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। आराम से आराम से, कुछ नहीं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अंकल जल्दी करिए। आप चिंता मत कीजिए। दीक्षित, नीट चेक करा। सर। ए आजूबाजूला पण नीट चेक करा रे। तुम्हें कैसे पता चला इस मर्डर के बारे में? साहब अभी थोड़ी देर पहले जब मैं जा रहा था ना, तो ये भाई साहब किसी औरत को लिफ्ट दे रहे थे, पर मैं जब लौट के आया तो ये मरे हुए थे, तो मैंने आपको फोन कर दिया। सर, गला काट कर मारा गया है और वॉलेट भी गायब है। लगता है चोरी के मोटिव से मर्डर किया है। और कुछ मिला गाड़ी में? अभी तक तो नहीं। सर, फ्रंट सीट के नीचे झुमका मिला। दीक्षित सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस झुमके को पहले कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। सर, ये झुमका जिसका भी है, लगता है वो भी इसके साथ गाड़ी में थी। सर, आगे टर्न पे कुशन मिला है, इस पे खून के निशान भी हैं। एक काम करो, इसे भी इसके साथ फॉरेंसिक लैब भिजवा दो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। सर। दीक्षित सर, इस आदमी के घर पे फोन करो। शायद उनके घर वालों को पता हो कि इसके साथ जो औरत थी वो कौन थी। सर। क्या तुम उस औरत को पहचान पाओगे? साहब मैंने ध्यान से देखा नहीं था, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर सकता हूँ। स्केच बनाने के लिए मदद करोगे हमारी? हाँ सर, बिल्कुल। साहब मैं नहीं जानती ये किसका झुमका है। उस दिन वो अकेले ही गए थे घर से, उनके साथ कोई भी नहीं था। आपने बताया कि आपके पति आपकी बेटी की शादी के लिए बैंक जाके पैसे निकालने वाले थे, लेकिन हमें तो गाड़ी में कोई पैसे नहीं मिले। आपको किसी पे शक या कोई ऐसा जो जानता था कि आपके पति बैंक जाने वाले हैं? नहीं साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा इस झुमके को मैंने कहां देखा था। सुषमाचा स्केच आणा। सर। सर, ये तो सेम है। इसका मतलब इस आदमी को सुषमा ने ही मारा है। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। कुशन पर जो ब्लड मिला था वो विक्टिम का ही था। मतलब जिस वक्त ये मर्डर हुआ ये कुशन गाड़ी के अंदर ही था। सर, एक फल वाले ने गाड़ी को पास होते देखा। उसने कहा कि गाड़ी में जो औरत थी वो प्रेग्नेंट थी, तो हो सकता है उसने कुशन का यूज किया हो प्रेगनेंसी का नाटक करने के लिए। सर, स्केच रेडी। लेकिन ये तो सुषमा का स्केच नहीं है। सेम लुक का केस, नया चेहरा, लेकिन ये औरत कौन है? रमेश की पत्नी सुषमा, जिसका अंतिम संस्कार रमेश खुद अपने हाथों से कर चुका था। वो न जाने कैसे जी उठी थी और रात के अंधेरे में लोगों को लूट रही थी। इससे पहले कि पुलिस इस पहेली को सुलझाने के करीब भी पहुंच पाती, इस पहेली में एक और महिला का चेहरा आ जुड़ा जो कि सुषमा का नहीं था, लेकिन वारदात और उसे करने का तरीका ठीक वैसा ही था जैसा कि सुषमा का था। और पुलिस अब समझ नहीं पा रही थी कि जांच को आगे बढ़ाया जाए तो किस दिशा में। सर, हो सकता है सुषमा ने और औरतों के साथ मिलकर गैंग बना लिया हो, लोगों को ठगने और लूटने के लिए। हो सकता है। वैसे भी सुषमा का आज तक कोई पता नहीं चला। अगर हम इस नई औरत को ढूंढ पाए तो शायद कुछ मदद हो। सर, यह भी हो सकता है सुषमा इस औरत को पहले से जानती थी। रमेश से दोबारा बात करनी पड़ेगी। कैसे हो सकता है कि सुषमा की बॉडी पहचानने में तुमसे कोई गलती हुई हो? आपने तो खुद देखा साहब, बॉडी थी किधर, पूरी तरह सड़ गई थी साहब, चेहरा भी पूरा गायब था। वो तो मैं उसके हाथ में जो मोनी के नाम का गोदना था ना साहब, उसी से पता चला कि वो उसी का है साहब। इसे पहचानते हो? नहीं जानता हूँ साहब, कौन है ये? मुझे हर उस आदमी का नाम चाहिए जिसको सुषमा पहचानती थी। उसकी सहेलियां, उसके रिश्तेदार, हर किसी का नाम चाहिए मुझे। आप सुषमा खास किसी से मिलती नहीं थी, बस आस पड़ोस में थोड़ा बहुत या कोई सामने से आ गया, टकरा गया तो दुआ सलाम कर लेती थी बस। लेकिन मेरी मम्मी तो मुझसे मिलने आती थी, मैंने उन्हें देखा है। अरे साहब, ये बच्चा है, ये क्या है ना, इसको वहम हो गया है कि
मम्मी इसको दिखती है घर में। अब आप ही बताइए साहब, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि हमें अभी लगता है कि सुषमा जिंदा है और मोनू जो कह रहा है वो सही है। अब से हमारा एक आदमी तुम्हारे घर पे नजर रखेगा, और अगर तुम्हें या मोनू को अगर सुषमा दिखे तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है? आजूबाजूला चौकशी करा, जितनी इन्फॉर्मेशन मिली उतनी हमारे लिए अच्छा है। सर। सुषमा? हाँ साहब, 4 महीने पहले ही दोनों रहने आए थे यहाँ पे। शुरू के 1-2 महीने आते जाते दिखती थी, पर अचानक गायब हो गई। पर किसी से ज्यादा बातचीत नहीं थी उसकी। फिर पता चला अचानक भाग गई किसी के साथ। साहब वो बहुत चुपचाप रहती थी, कभी मोल भाव भी नहीं करती थी। नहीं, अकेली और चुपचाप रहने वाली औरत चंदन के कांटेक्ट में कैसे आई? तेज समझत नहीं है सर। सुषमा अगर इतने रिजर्व टाइप की थी तो चंदन उसके सामने भी रहता था तो भी उससे बात नहीं करती थी। प्यार होना तो बहुत दूर की बात है। चंदन के पड़ोस में पूछताछ करनी पड़ेगी कि जब वो वहां रहती थी तो वो कैसे बिहेव करती थी। पता तो चलेगी उसका ओरिजिनल बिहेवियर कैसा था। इस औरत को देखा ही कहीं, इसी मोहल्ले में रहती थी। हाँ साहब, इसे देखा तो है आते जाते हुए, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। ये तो सुषमा है सर, वो हवलदार है ना चंदन, उसके वहाँ आती जाती थी। आती जाती थी का मतलब? वो तो यहीं पे रहती थी ना? नहीं साहब, वो वहाँ रहती नहीं थी, वो कभी कभी वहाँ आती जाती थी। वो वहीं रहती थी साहब। मैं जब भी मिला उसे 1-2 बार, वो मुझे चंदन के घर भी मिली, तो मुझे तो ये लगेगा ना साहब कि वो उसी के साथ रहती थी। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखो अगर तुमने हमसे झूठ बोला हो या कोई बात छुपाई हो तो जो सजा खूनी की होती है वो मुझे दे देना। और क्या बोले साहब? सर, एक केस तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो भी लीड मिलती है या आगे चलकर या तो डेड एंड मिलता है या फिर नया चेहरा सामने आता है। मुझे लगता है सुषमा और वो औरत जिसने आशीष को लूटा था, उन दोनों में कोई कनेक्शन जरूर है, लेकिन ये जानने के लिए हमें सुषमा के पास में जाना पड़ेगा। ये रमेश क्या कह रहा था, ये यहाँ से पहले कहाँ रहते थे? मालवनी सर। मालवनी। सुषमा और रमेश आपके पास वाले घर में रहा करते थे ना? आपने इस औरत को कभी सुषमा के साथ देखा है? नहीं साहब, मेरी बेटी की सहेली थी सुषमा, लेकिन मैंने इसे उसके साथ कभी नहीं देखा। आप यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? ये देखिए, इस तस्वीर में ये है सुषमा, ये है मेरी बेटी और ये उसकी 2 सहेलियां। ये सुषमा कैसे हो सकती है? स्केच दिखाओ। ये है सुषमा? नहीं, ये सुषमा नहीं है, ये कोई और सुषमा है। एक मिनट। सुषमा के पति का नाम रमेश है, जो एक टेम्पो ड्राइवर है, और उनके बेटे का नाम मोनू है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो ये सुषमा है, आप वाली नहीं। सर, इसका मतलब रमेश ने जो फोटो हमें दिया था वो उसके पत्नी सुषमा का नहीं था। यानी कि जो लाश हमें मिली वो असली सुषमा की थी, उस सुषमा की जिसकी तस्वीर हमें इस औरत ने दी थी। लेकिन रमेश ने जो फोटोग्राफ हमें दी वो कौन थी? सर, कहीं रमेश ही तो कातिल नहीं? हो भी सकता है, लेकिन ऐसा करने से उसे क्या फायदा होगा? हेलो, क्या? अच्छा, हम लोग पहुंच रहे। सर, रमेश के घर से कांस्टेबल का फोन था, कह रहा था कि रमेश सुबह से मोनू को लेकर गायब है। ताला तोड़ दो। हर एक कोना अच्छी तरह से चेक करो। सर, एक भी पैसा नहीं है घर में, जितने भी वैल्यूएबल आइटम्स थे वो भी गायब है। लगता है भाग गया। एक काम करो, उसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डलाओ और बाप बेटे दोनों की तस्वीरें हर थाने में भिजवाओ। सर, सवालों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी और जवाबों का पन्ना कोरा पड़ा था। सुषमा और चंदन को किसने मारा? सुषमा का चेहरा किसने बिगाड़ा और क्यों? सुषमा और चंदन के बीच क्या रिश्ता था? रमेश ने पुलिस को सुषमा की गलत तस्वीर क्यों दी? जिन 2 अलग अलग औरतों ने लूट की वारदातें की थी वो कौन थी और उनका रमेश या सुषमा से क्या कनेक्शन था? और अब जो नया सवाल सामने खड़ा था वो ये कि यूं अचानक मोनू को लेकर रमेश कहां चला गया था और क्यों? पुलिस को भले ही अब तक इन सवालों के जवाब ना मिले हों, लेकिन इन जवाबों को कहां ढूंढना है ये उनकी समझ में आ चुका था। इसलिए उन्होंने सुषमा और रमेश के अतीत को खंगालने का फैसला किया, जिसकी शुरुआत की गई सुषमा के उस घर से जहां उसने जन्म लिया था। इसे कभी देखा आसपास?
इसको देखो, इस बच्चे को देखा था? हाँ साहब, ये बच्चा किसी औरत के साथ माझीवाड़ा वाला बस में बैठा था। माझीवाड़ा वाला बस में? सुनिए। हाँ जी। रमेश का घर है? हाँ जी। मुंबई पुलिस, रमेश के बारे में बात करनी है। रमेश के क्या हुआ? रमेश को कई दिनों से रमेश मिल नहीं रहा है, लापता है, इसलिए उसकी तहकीकात करने हम लोग यहाँ आए। आप लोग यहाँ? हमें रमेश के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कैसा आदमी था, क्या काम करता था, उसके दोस्त कौन थे, पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। 7 साल पहले वो घर छोड़ के भाग गया था साहब। उस दिन से उसका हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहा। उसके भागने की वजह क्या थी? वो खुद बड़ा ही कमज़ोर इंसान था साहब। सपने तो बड़े बड़े देखा करता था और उसे पूरा नहीं कर पाता। आज एक काम शुरू करता तो दूसरे दिन उसे छोड़ देता, तो कभी मोबाइल सीखने लगता। इन सब बातों से बाबूजी भी काफ़ी परेशान हुआ करते थे। वो घर से भाग गया और अब तक वापस नहीं आया। उसका कोई खास दोस्त या करीबी जिसके साथ वो अपनी मन की बातें शेयर किया करता था, मतलब जो उसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन दे सके? साहब, उसका करीबी तो कोई नहीं था, लेकिन बीच में बाबूजी को खुश करने के लिए उसने पुलिस ट्रेनिंग ज्वाइन की, लेकिन हमेशा की तरह उसे भी वो पूरा नहीं कर पाया, वो बीच में ही छोड़ दी। वहाँ उसका एक दोस्त बना चंदन, जिसके बारे में हमें बताया करता था। मतलब रमेश चंदन को पहले से जानता था? इनमें से किसी को पहचानते हो? हाँ सर। सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहो। दीक्षित सर, नीट 14। ये बैग किसका है? आपका बैग है? अरे ये बड़ा वाला बैग किसका है? ते केबिन मध्ये कोणी का बघा। बड़ा वाला, बड़ा वाला ये जाके पकड़ो, पकड़ो। बैग उघडा। सर, बहुत भगाया रे तूने। तुझे क्या लगा तेरा ये खेल हमारे समझ में नहीं आएगा? हाँ? ये सारी औरतें एक ही इंसान है साहब। कौन है? रमेश। रमेश? उसे शुरू से ही दूसरा इंसान बनने का शौक था साहब। वो किसी को एक बार देख लेता तो कुछ ही टाइम में हूबहू उसकी आवाज़ निकाल लेता। उसका चलना बैठना सब सीख लेता। बस इसी काम में वो बहुत अच्छा था साहब। चलो, मेरे भाई ने मेरी तारीफ तो की। हाँ, करता था मैं लोगों की नकल, क्योंकि मुझे मेरे ही घर में जानवर की तरह रखते थे मेरे घर वाले। और जानवर में भी गधा, जिसको कोई नहीं पूछता। गधा, नालायक, निकम्मा, आवारा। और ये सब सुन सुन के बड़ा हुआ मैं। आदत हो गई थी मुझे, और मैं खुद अपनी इज्जत करना छोड़ दिया था। अपने आप को नफरत करता था मैं। आईने में देखना भी मुझे पसंद नहीं था। जब मैं कोई और रूप लेता था ना साहब, तो मुझे लगता था कि ये मैं नहीं हूँ, कोई और है। मतलब रमेश नहीं हूँ। फिर एक दिन मैं घर से भागा। मेरे पास पैसा कमाने का कोई और तरीका नहीं था साहब, सिर्फ ये हुनर था जिसको मैंने इस्तेमाल किया। और अच्छा किया साहब, बहुत अच्छा कमाना शुरू कर दिया था मैंने। Are you all right? अचानक मेरी बीवी को सब कुछ पता चल गया कि मैं क्या क्या कर रहा था। तुम इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकते हो? छी, तू! माफ कर दो। उसने मुझे धमकी दी साहब, धमकी दी कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी।
मैं इसको विनती किया, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा, लेकिन मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। मैंने इसके पैर पड़े साहब। और वहाँ सुषमा बन के मैं बाहर निकलता था ताकि कोई भी मुझे औरत की भेष में देखे तो उन लोगों को शक ना हो। मैंने अपने बेटे को समझाया कि उसकी आई भाग गई है। तुमने हमें सुषमा की गलत तस्वीर क्यों दी? उसमें तुम्हारा क्या फायदा था? मैंने सोचा साहब कि जब आप लोगों को पता चलेगा कि सुषमा मतलब कि ये औरत लोगों को लूट रही है तो आप लोग तो उसको ढूंढते रहोगे, जो कि आपको मिलेगी नहीं कभी, और मैं अपना काम आसानी से करता रहूँगा। और चंदन, वो तो तेरा दोस्त था ना, उसे क्यों मारा? सिर्फ दोस्त नहीं साहब, मेरे बिजनेस में पार्टनर भी था। वो पुलिस वाला था ना साहब, तो लोगों को जानता था। वो माल को बेचने में मेरी मदद करता था, जिम्मेदारी उसी की थी। क्या ना साहब, था तो आप लोग जैसे पुलिस वाला ना, पता लगा लिया उसने कि मेरी बीवी भागी नहीं, मार दिया मैंने उसे। लेकिन तुझे पता है क्या तूने क्या किया? हाँ? मैं सिर्फ अमीर बनना चाहता था साहब, अपने लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए। उसे गरीबी में पालना नहीं चाहता था साहब। रमेश के भाई और सुषमा के माता पिता दोनों ने मोनू की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए अब वो अनाथ आश्रम में रहता है और पूरा दिन बस एक ही बात सोचता रहता है कि उसके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ। इस कच्ची उम्र में उस मासूम के दिमाग पर पड़ी ये छाप, ये इंप्रेशन उसे क्या बनाएगा, कहां ले जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों से व्यवहार करने और अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला लेने से पहले समझदारी से काम लें, क्योंकि हमारी कही गई कोई ये गलत बात, हमारा लिया गया कोई ये गलत फैसला हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। बच्चों, मैंने कल पिता के ऊपर निबंध लिखने के लिए कहा था, कितने बच्चों ने लिखा है? पीयूष, तुम सुनाओ। मेरे पिता का नाम श्री राजेश गावड़े है। वो बहुत ही भले इंसान हैं। क्या गलती है मेरी? मेरे पिता एक ईमानदार कर्मठ व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया, सब उनकी तारीफ करते हैं। मेरे पिता के कारण मेरे घर का वातावरण स्वर्ग की तरह सुंदर है। पीयूष, आई तंग आ चुकी हूं मैं कुंदन से। इस आदमी को अपने अलावा और किसी की भी नहीं पड़ी। रोज के झगड़े, रोज की मारपीट, ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे इसीलिए ब्याह के लाया हो। एक नंबर के स्वार्थी और मक्कार आदमी को मेरे गले बांध दिया है आप लोगों ने। आई, अब बस बहुत हो चुका। मैं ऐसे घटिया आदमी के साथ और नहीं रह सकती। तलाक चाहिए मुझे। नजर या नजरिया दोनों सच और झूठ हो सकते हैं, या गलतफहमी के शिकार भी। एक बच्चे को अपने पिता पर अटूट विश्वास है और एक पत्नी को अपने पति पर अविश्वास। क्या ये किरदार एक दूसरे से कोई वास्ता रखते हैं, और अगर हाँ तो किस कदर और क्यों, और कितने वाजिब हैं इनके ये विश्वास और इल्जाम, और हकीकत के कितने करीब है इनकी नजर और नजरिया।
सर, मैं शायद सही इंसान नहीं हुई कंप्लेंट लिखाने के लिए, पर क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। जरा विस्तार से बताइए। ये मेरा स्टूडेंट है पीयूष गावड़े। इसके पापा पिछले 3 दिन से घर पर नहीं आए हैं। बेटा, क्या तुम्हारे पापा सचमुच 3 दिन से घर नहीं आए? जी अंकल, उस दिन सुबह ऑफिस गए थे, फिर अभी तक वापस आए ही नहीं। क्या नाम है उनका? राजेश गावड़े। क्या करते हैं? इंजीनियर हैं। बेटा, तुम्हारे साथ घर में और कौन कौन रहता है? मैं, मम्मी, पापा और आजूबा कभी कभी आते हैं। पीयूष बेटा, अंकल को वो वाली बात बताओ। कौन सी बात? बोलो बेटा। मैंने मम्मा और आजूबा को बोलते हुए सुना कि पापा को मार देते हैं। सर, इतने छोटे बच्चे की बात के ऊपर कैसा यकीन किया जा सकता है? हो सकता है वो लोग कुछ और बोले होंगे और बच्चे ने कुछ और सुना होगा। और सर, बच्चे अक्सर दूसरों का अटेंशन पाने के लिए झूठ बोला करते हैं। शिर के बच्चा झूठ बोल रहा है या सच, ये तो उसके घर जाकर ही पता चलेगा। क्या बीवी बहुत गुस्सा है क्या? इसके लिए दरवाजा नहीं खोल रही है वो? पहला तुम्ही तुमच्या घरात बघा काय चाललंय ते। सुना है कि तुम्हारी लड़की इस एरिया के डॉन के साथ बहुत घूम रही है मोटरसाइकिल पे। मनीषा, 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 राजेश गावड़े यही रहते हैं? जी हाँ। जरा बुलाइए उन्हें। वो घर पर नहीं है। कब से? आज सुबह से। आज सुबह से या 3 दिन पहले से? तीन दिन पहले से। फिर आपने उनकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई? नहीं। पत्नी है आप उनकी, आपको फिक्र नहीं होती? जी, वो मैंने अपने ससुर जी से कहा था और उन्होंने कहा कि वो पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। फिर आपने उनसे पूछा कि उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई या नहीं? नहीं। बहुत भरोसा है आपको अपने ससुर जी पे? हो। देवा सर क्या है थे? अच्छा, आपके भगवान जैसे ससुर जी है कहाँ? वो यहाँ हमारे साथ नहीं रहते। फिर कहाँ रहते? लेकिन साहब, ऐसे कौन सी किताब में लिखा है कि बाप और बेटा एक ही घर में रहे? ये मेरा अपना घर है ना। लेकिन आपकी बहू ने हमसे कहा कि उसने आपको राजेश के गायब होने की बात बताई और आपने कहा कि आप मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। हाँ हाँ, बोला था। फिर कहाँ की आपने कंप्लेंट? वो मैं भूल गया। भूल गए? हाँ साहब, अब क्या है कि उम्र ज़्यादा हो गई है ना, तो भूलने की बीमारी लग गई है। अभी आप लोग आ गए हो तो आप लोग ढूंढ लो ना उसको। अजीब बात है, बेटे की चिंता ही नहीं। सर, उसकी बीवी को देखकर भी ये नहीं लगता कि उसे अपने पति की चिंता हो। राजेश, उसकी बीवी और उसका बाप, तीनों की कुंडलियां निकालो। ओके सर। हाँ ठीक है सर। हमारे लोगों ने राजेश के घर और उसके ऑफिस के आसपास पूछताछ की। राजेश वाटर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर का काम करता था। 3 दिन पहले रोज की तरह शाम को 6 बजे वो ऑफिस से निकला तो था, लेकिन घर पहुंचा नहीं। उसका मोबाइल का लास्ट लोकेशन ऑफिस का पार्किंग एरिया आ रहा है। कार भी वही खड़ी है और मोबाइल तब से बंद है। ठीक। मतलब पार्किंग लॉट में राजेश ने अपना फोन या तो खुद स्विच ऑफ किया या उसके फोन की बैटरी चली गई। शिरके, लेकिन सवाल फिर भी ये रहता है कि वो पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी छोड़कर क्यों गया? किसी ने उसे देखा? नहीं सर, और पार्किंग एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है।
लेकिन हमारे आदमी का कहना है कि गवर्नमेंट ऑफिस होने की वजह से वहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है। मतलब अगर उसे जबरदस्ती ले जाया जाता तो कोई ना कोई तो नोटिस करता। शिर्के राजेश जिसके भी साथ गया है अपनी मर्जी से गया, वो उसे जानता था। सर ये देखिए। क्या ये? सर इसी वजह से राजेश और उसके बाप के बीच में नहीं बनती थी। राजेश का बड़ा भाई का आशीष गावड़े नाम है ना उसका, कहाँ है वो? पता नहीं। आप वाटर डिपार्टमेंट में थे ना, बाद में दोनों लड़कों को लगवाया। राजेश ने आशीष के खिलाफ करप्शन की कंप्लेंट की थी, सही है गलत? सही है। आशीष पकड़ा गया, 5 साल की सजा हुई, सही है गलत? सही है। और अभी पेरोल पर बाहर आया है 1 हफ्ते पहले, बराबर ना? जी। और राजेश गायब हो गया। साहब ये राजेश कौन सा दूध का दूल्हा हुआ है? ईमानदारी का नाटक करता है। अपने बड़े भाई का अच्छा उससे देखा नहीं गया, इसके लिए झूठ मूठ के आरोप में फंसा दिया उसको। मेरा आशीष तो राजेश से भी ज्यादा ईमानदार है साहब। अच्छा, तो तुम्हारा ईमानदार बेटा अभी कहाँ है? पता नहीं, लेकिन आएगा तो बोल दूंगा आप लोगों को मिले करके। तकलीफ मत लीजिए, आपको भूलने की बीमारी है, हम ढूंढ लेंगे। यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो प्लीज प्लीज शुभांगी मेरी बात सुनो, प्लीज बात सुनो। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, वो राजेश ने मुझे झूठे केस में फंसा दिया। शुभांगी मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज घर चलो। डिवोर्स हो चुका है हमारा, और क्यों आऊं मैं तुम्हारे साथ? हाँ, हमारा डिवोर्स होने के बावजूद भी लोग मुझे ताने मारते हैं तुम्हारे नाम से। शुभांगी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। शुभांगी मुझे एक बार अपने बेटे से मिला दो प्लीज। फर्क का है, हाँ फर्क का है। प्लीज तुम निकल जाओ यहाँ से। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे 5 साल तड़पा उसे मिलने के लिए। शुभांगी प्लीज एक बार मिलने दो मुझे। आशीष चल मेरे साथ। सर आप, मैंने क्या किया? मैं तो परल पे बाहर हूँ अभी, मैं बीवी से बात कर रहा हूँ। चल रे, मला माहिती है, चल बीवी से बात तो करना। चल सर आई मला प्लीज सांगा ना मनीषा कुठे है? वो फिर से चली गई है, और इस बार तो मुझे बताया भी नहीं कि वो कहाँ है। सब कुछ उलट पुलट कर दिया घर में। आई अगर वो अंदर है तो उसको प्लीज बुलाओ ना बाहर। माझ्याशी काही चूक झाली असेल तर मैं माफी मांगता हूँ। बेटा वो यहाँ नहीं आई। तो आई वो कहाँ है ये बताइए, मैं वहाँ चले जाता हूँ। बेटा अगर वो यहाँ आती तो मैं छुपाती क्यों? ना तो वो यहाँ आई है और ना ही उसने फोन किया। आई अगर वो यहाँ आएगी तो आप उसे बताएंगे ना कि मैं आया था? ठीक है बेटा, मैं बता दूँ। अरे एक बात बताओ, मनीषा इधर भी नहीं आई, कहीं उसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? या आप अपनी बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? उसके बारे में ऐसा बोलते शर्म नहीं आती? अरे पूरा जमाना बेशर्म हो गया है, मैं शर्म करके क्या करूं? बोल, कहाँ है तेरा भाई राजेश? बोल। मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। बच्चे की कसम साहब, मुझे नहीं पता। बच्चे से बहुत प्यार है ना तुझे, और राजेश की वजह से तेरा बच्चा बीबी सब तुझे छोड़कर चले गए, और इसीलिए बदला लेने के लिए तूने राजेश को उठवाया है ना? ऐसा वैसा नहीं है सर, ऐसा मारो मत साहब। कुछ नहीं किया सर, लेकिन एक बात सच कहूं साहब, अगर मैंने राजेश को वाकई उठाया होता ना तो आज आपको उसकी लाश मिलती साहब, और वो पिसाव टुकड़ा में बटी हुई। गुरुवारी संध्याकाळी कुठे होतास? कहाँ था गुरुवार की शाम को? वही जस्मिन बार में साहब, जब से बाहर आया हूँ हर शाम को वहीं पे रहता हूँ। आप वो मैनेजर है मुकेश अन्ना, उससे पूछ लो ना साहब। सर बार के मालिक ने बताया कि पिछले 5 दिनों से आशीष शाम से लेकर देर रात तक उसी के बार में रहता है। मतलब अगर आशीष ने राजेश को अगवा किया है तो उसने किसी को सुपारी दी है। पता करो पिछले 5 दिनों में ये आशीष किस किस से मिला है। 5 दिन हो गए राजेश को गायब हुए, ना ही कोई रैंसम का कॉल आया है और ना ही राजेश खुद वापस आया है। मतलब समझते हो? मतलब राजेश के जिंदा होने के चांसेस बहुत कम है। पीयूष बेटा बाहर आ जाओ। देखो पूरी रात निकल चुकी है, तुमने कुछ नहीं खाया बेटा, प्लीज बाहर आ जाओ। नहीं शपथ आंटी, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मार रहा। पीयूष
तुम्हारी पसंद की चावल की खीर बनाई है। अब तो आ जाओ पीयूष। पीयूष हेलो। हाँ हेलो हेलो। वो पैसे मांग रहे थे, धमकी दी उन्होंने कि अगर उन्हें जुड़ा है तो पैसे देने पड़ेंगे, तो वहां डालेंगे उनको। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा फिर उसका क्या होगा? आप कुछ कीजिए ना। शांत हो जा, शांत हो जा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रही है तू? किसने फोन किया था? हेलो। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा पति मेरे पास है। अगर वापस चाहती हो तो मैं जहाँ कहूँ वहाँ 2 करोड़ लेकर आ जाओ। क्या? 2 करोड़? और हाँ, पुलिस में गई तो उसकी लाश मिलेगी, वो भी टुकड़ों में। लेकिन बहन जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। झूठ मत बोलो और ये बहन जी का नाटक बंद करो। सरकारी ऑफिसर है ना तेरा पति, जानती हूँ मैं कि इन लोगों के पास ऊपर की कमाई का पैसा बहुत होता है। आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, वो वैसे ऑफिसर नहीं है जो रिश्वत खाते हैं। प्लीज। 6 घंटे का टाइम दे रही हूँ, पैसा गिनना शुरू कर। क्या? 2 करोड़? हाँ, लेकिन मैंने उसे कहा कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है इतने सारे पैसे। तो फिर उसने 1.5 करोड़ मांगे, फिर 1 करोड़ और फिर मैंने 40 लाख पे हाँ कह दी। लेकिन मेरे पास 40 लाख भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? अरे तो मर जाने देना उसे, फुकट में तुझे छुटकारा मिल जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पति है वो, मेरे प्यार करते हो मैं उनसे, आप ये ऐसे आज ये अचानक पति प्यार ये कहाँ से आ गया? अरे जब से तेरी शादी हुई है तूने सिर्फ बुराई की है राजेश की, सिर्फ बुराई। ये फोन, ये 40 लाख रुपया, तुमको क्या लगता है मैं विश्वास कर लूंगा तुम्हारा? तेरा पति आज गायब हुआ तो मेरे से पैसे हटने का बहाना मिल गया तुझे। मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। तू ऐसी औरत है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। नहीं, तुझे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जा यहाँ से, जा यहाँ एक से। बार बात तो सुनिए। अरे मुझे क्या बेवकूफ समझा है क्या? पैसे नहीं मेरे पास, तू निकल यहाँ से। कुंदन जी, आपकी बीवी पिछले 2 दिन से लापता है और आप अब आ रहे हैं। सर मनीषा जब भी घर से झगड़ा करके जाती है तो वो 2-3 दिन तक वापस नहीं आती है। ये जो 2-3 दिन वो जाती है वो कहाँ जाती है? सर उसके आई के घर। मुझे लगा इस बार भी वो वहीं गई होगी, लेकिन उसे मनाने के लिए जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि वो वहाँ भी नहीं आई है। फोटो लाए उसका? जी सर, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं उसने खुद को। इनका नाम, नंबर, एड्रेस ले लो और इनकी कंप्लेंट लिखवा दो और ये फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। ओके सर। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बीवी को हम ढूंढ निकालेंगे। जाइए। मतलब मनीषा भी उसी दौरान गायब हुई जब राजेश गायब हुआ। अंकल अंकल, क्या हुआ पीयूष? मुझे आपको कुछ बताना है अंकल। बेटा तुम्हें ऐसे अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन मुझे आपको बताना था ना। शिरके, पूनम के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करो, हमें उस तक जल्द से जल्द पहुंचना है। ओके सर। सर लोकेशन ट्रेस हो गया, टेम्पल रोड के आगे मार्केट का दिखाई दे रहा है। चलो और बड़े बच्चे के पास रुको। यस सर। पूनम यहीं कहीं है, फैल जाओ। पति को मार देंगे। आप लोग चले जाइए यहाँ से। मैं ये पैसे देकर अपने पति को छुड़ा लूंगी। मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। जा। नहीं, मैं बैग नहीं दूंगी। छोड़िए बैग। आप समझे, वो मार देंगे मेरे पति को।
जिस नंबर से पूनम को रैंसम कॉल आया था वो एक बर्नर फोन है, यानी फेक आईडी वाला। इस वजह से फोन किसने किया था ये पता लगाना मुश्किल है। ये रैंसम वाली बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं डर गई थी, अगर उन्हें पता चल गया तो। 40 लाख रुपए कहां से आए? सच सच बताना, क्योंकि पीयूष के मुताबिक तुम्हारे भगवान जैसे ससुर जी ने पैसे देने से मना कर दिया। वो मेरे पति के पैसे उनकी अलमारी में थे। तुम्हारे पति एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या तनख्वाह होगी? 40-50 हजार, और अलमारी में 40 लाख रुपए। कहां से आए इतने पैसे? मुझे नहीं मालूम कहां से आए, लेकिन अगर मेरे पति को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे। आपके पति को कुछ नहीं होगा अगर आप हमारी मदद करेंगे। और एक बात, आपका मोबाइल लैंडलाइन अब से हम टैप करने वाले हैं, ताकि अगर दोबारा उस किडनैपर का फोन आए तो हमें पता चल जाए। फिलहाल आप जा सकती हैं। गोर पड़े। यस सर। कॉल ट्रेसिंग चैन उसी और एनची सही गया। ठीक है सर। जाइए। चला मैडम। भाई साहब, ये फोटो छपानी मिसिंग कॉल मध्ये, उसके नीचे ये मेरा नंबर भी लिख दीजिएगा। ये भी लिखिए कि मैं उसकी बहुत राह देख रहा हूँ, जहाँ भी है जल्दी वापस आ जाए। आणि हे पण लिहा कि खबर देने वाले को 10,000 का इनाम मिलेगा। ताज्जुब की बात है, सबका कहना है कि राजेश एक ऑनेस्ट ऑफिसर है जिसने अपने भाई को भी नहीं बख्शा, फिर उसके घर में 40 लाख कैश कहां से आया? और किडनैपर को कैसे पता चला कि उसके पास ऊपर का पैसा है? सर मुझे लग रहा है हम लोग गलत जा रहे हैं। शायद राजेश का बाप सच बोल रहा है कि राजेश ऑनेस्टी के आड़ में पैसा खा रहा है। आप जानती है इसे? नहीं तो फिर इतना घूर के क्यों देख रही थी? मैं तो अपने पति की फोटो देख रही थी। आपके पति की फोटो तो इस कोने में, आप उस कोने में देख रही थी। नहीं, मैं अपने पति की फोटो ही देख रही थी। चलो पीयूष। सर मुझे 100% यकीन है कि पूनम मनीषा गायकवाड़ का ही फोटो देख रही थी। शिरके मुझे भी अब ये लगने लगा है, ये दोनों केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्या राजेश और मनीषा का एक ही दिन गायब होना सिर्फ एक इत्तेफाक था? पूनम लगातार मनीषा की तस्वीर को घूरे जा रही थी। आखिर क्या संबंध था राजेश, पूनम और मनीषा के बीच? लोगों के मुताबिक राजेश एक ईमानदार और गैरतमंद ऑफिसर था, तो फिर उसके पास 40 लाख जैसी बड़ी रकम कैसे थी? क्या यह वाकई सिर्फ अपहरण का मामला था या फिर कुछ और था इस केस की जड़ में? पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि तभी पुलिस को दादर में एक औरत की चेहरा जली हुई लाश मिली, जिसकी पहचान के लिए उन्होंने कुंदन को तलब किया। ये मेरी मनीषा नहीं हो सकती। हो नहीं सकती या है नहीं? नहीं, ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी नहीं। ये लो। मम्मी पापा आ जाएंगे ना? उनको भी तो भूख लगी होगी। आ जाएंगे बेटा, पापा जरूर आएंगे। तुम पहले खा लो। सर ये जनार्दन है, वाटर डिपार्टमेंट में ड्राइवर का काम करता है। राजेश के गायब होने के एक दिन पहले राजेश का किसी के साथ झगड़ा होते हुए इसने पार्किंग लॉट में देखा था। किसके साथ हुआ था झगड़ा? साहब वो हरी सिंह नाम का कॉन्ट्रैक्टर है, उसके साथ। ये कांदिवली की पाइपलाइन का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है। किस बात को लेकर हुआ था झगड़ा? 40 लाख की बात थी। कैसे साइन नहीं करेंगे आप? टेंडर के हिसाब से काम हो गया है। बिल्कुल नहीं हुआ है। आपने जो पाइप्स यूज किए वो अप्रूव्ड क्वालिटी के नहीं है। आप लोगों को घूस देने के बाद जो पैसे बचते हैं ना, उसमें इसी क्वालिटी के पाइप्स मिलते हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी के पाइप चाहिए तो घूस मत खाओ। किसने खाई घूस? क्या बक रहा है बे? अरे वाह, ये तो अच्छा नाटक है। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने आपको 40 लाख रुपए दिए, ये सब भूल गए आप इतनी जल्दी? तो तेरा कहना है कि तूने राजेश को 40 लाख रुपए की घूस दी? सोच समझ के बोलना, सरकारी ऑफिसर को रिश्वत देना भी जुर्म होता है। सब राजेश को नहीं, उसकी बीवी को दिए थे।
पूनम गौड़? हाँ साहब, सर वो मुझसे बोली कि मैं अपने पति को समझाऊंगी तो काम हो जाएगा, लेकिन साहब अब उसने मुझे थप्पड़ मारा है, अब तो हिसाब अलग होगा। मैंने पूनम से कई बार कहा कि मेरे पैसे लौटा दे, तो टाल मटोल कर रही है साहब। और इसीलिए तूने राजेश को अगवा किया और अब पैसे मांग रहा है? नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा साहब? उस डिपार्टमेंट की वजह से तो मेरा बिजनेस चलता है। उस डिपार्टमेंट में किसी के साथ भी ऐसा करके मैं दुश्मनी मोल ले लूं? साहब सच बोलो तो मैंने ऐसा नहीं किया, ये जरूर उसकी लालची बीवी ने किया होगा। हमेशा पैसा पैसा करती रहती है। साहब एक बात बताऊं, गावड़े साहब बहुत ईमानदार आदमी है, ये जरूर इसकी बीवी ने किया होगा। पूनम मुझसे ऐसा बोली तो मैंने ट्राई मारा। साहब उसको पता लग चुका है कि बात पुलिस तक पहुंच गई है, इसलिए वो किसी के साथ मिलकर नाटक कर रही है। साहब एक नंबर की हावरड़ बाई है, तो पैसों के लिए अपनी इज्जत भी बेच सकती है ये। अरे शादी करके इस घर में आई, दूसरे दिन से पैसों के लिए खिटपिट शुरू कर दी। हाँ, अगर आप लोग बोलोगे कि पैसों के लिए पूनम ने राजेश को उठवाया है तो मुझे धक्का नहीं लगेगा, लेकिन राजेश के साथ जो हो रहा है ना, अच्छा ही हो रहा है। अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने की सजा मिल रही है उसको। इस औरत को पहचानते हो? नहीं साहब, कौन है ये? शिरके ऐसा करो, पूनम की फोटो मनीषा के माँ बाप को दिखाओ, शायद वो लोग जानते होंगे कि पूनम और मनीषा के बीच क्या कनेक्शन है। ओके सर। इसे पहचानते हो? ये तो पूनम है, मनीषा की सहेली। शिरके कहीं ये कांड दोनों सहेलियों ने मिलकर तो नहीं किया? दोनों को अपने पति से छुटकारा चाहिए था, पैसों की जरूरत दोनों को है। एक काम करो, इस पूनम को लेकर आओ। ओके सर। हाँ सर, मनीषा मेरी बचपन की सहेली। शादी के बाद हम दूर हो गए थे, लेकिन कुछ ही महीनों पहले हम फिर से मिले, फिर कई बार हमारी बातचीत हुई। तो उस दिन हमसे झूठ क्यों बोला? वो मैं डर गई थी, मुंह से निकल गया। और वो 40 लाख तुम्हारे पति के ही हैं या वो भी मुंह से निकल गया था? हमने उस कॉन्ट्रैक्टर से बात की जिससे तुमने पैसे लिए। अब अगर अपने पति को वापस देखना चाहती हो तो सच बोलो। हाँ सर, मैंने हरि सिंह से पैसे लिए थे और राजेश को इस बात का पता चल गया। कहाँ है वो 40 लाख? मैंने कहा ना, मैंने पैसे नहीं लिए। आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको झूठ बोल रहा है। वो क्यों झूठ बोलेगा? हाँ देख, मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने छोटे भाई को भी रिश्वत लेते हुए पकड़वाया था। देख चुपचाप वो पैसे लौटा दे, नहीं तो तेरी भी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, फिर जेल में बैठ के गिनना पैसे। उस दिन जो वो गुस्से में गए, फिर लौटे ही नहीं। ये राजेश मनीषा को जानता है? एक हाथ बार मिले थे बस। बाकी सगळं कसं चाललंय? सब ठीक हो ना, कितने दिन बाद मिले ना। राजेश, ये मेरी बचपन की सहेली मनीषा। हेलो। हेलो। एक्चुअली आप लोग प्लीज बैठिए, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। इफ यू डोंट माइंड मैं। इट्स ओके। बाय बाय। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा पति और मनीषा दोनों गायब है। देखिए, मैं लालची हूँ, मैं झगड़ालू हूँ, लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। वो मुझे धोखा नहीं देंगे। हेलो। हाँ, PSI शिरके बोलते हो? क्या? हट जाओ, साइड में हटो, हटो। सर, जिसने भी मारा है बहुत बेरहमी से मारा है। आसपास देखो, कोई सुराग या मर्डर वेपन मिलता है क्या? मुझे लगता है रॉड जैसी किसी चीज से उसकी जान निकलने तक उसको मारा गया है। पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। आप लोगों की वजह से मारे गए वो। मैं पैसे लेकर जा रही थी ना, क्यों रोका आपने मुझे? देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से राजेश की मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो गायब हुआ था। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर आप पैसे दे भी देती तब भी राजेश वापस नहीं आता। शिरके, हमें उस औरत को ढूंढना होगा जिसने पैसों के लिए कॉल किया था। शायद वो मनीषा हो।
उसे अपने पति से छुटकारा चाहिए था और इसके लिए उसे पैसों की जरूरत तो होगी। हो सकता है। मम्मा, पापा कभी वापस नहीं आएंगे ना? नहीं बेटा, मैं हूं ना, अब से मैं तुम्हारे पापा भी बनूंगी और माँ भी। जितना प्यार वो तुमसे करते थे ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार करूंगी। अब तुम्हारा भविष्य ही मेरी जिंदगी का मकसद होगा। मनीषा ने किडनैप किया, पैसे मांगे, खून किया। देखिए, हमें अभी सिर्फ शक है। क्या बात कर रहे हैं आप? पुलिस वाले तो कुछ भी इल्जाम लगाएंगे। शिरके, इसे जानते हो? जी नहीं, मैं नहीं जानता इसे। मनीषा को कभी इसके साथ देखा है? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा इंस्पेक्टर साहब। ऐसी बातें करने से अच्छा इस वक्त आपको मनीषा को ढूंढना चाहिए। उसे तो हम ढूंढेंगे, साथ में इस आदमी के खूनी को भी ढूंढना है। पुलिस को इस बात का आभास था कि राजेश का कत्ल और मनीषा का गायब होना एक ही सिक्के के दो पहलू थे, लेकिन मनीषा के अब तक ना मिल पाने से यह केस उलझा हुआ था। संदिग्धों की एक लंबी लिस्ट थी जिसमें पूनम, मनीषा, आशीष, प्रताप और हरि सिंह के नाम दर्ज थे। इन सब के पास राजेश के कत्ल और अपहरण का मकसद था, लेकिन इनमें से जो कातिल था उसकी पहचान सबूतों के अभाव में अभी धुंधली थी। और तभी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। तब हर बार मुझे लगता था कि राजेश ऑनेस्ट होने का नाटक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। पर मुझे यह शक जरूर था कि राजेश का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है बाहर। वो हुआ यूं कि कुछ दिन पहले मैं मेरा पेंशन लेने के लिए मेरे ऑफिस गया था, तो लौटते वक्त मैंने राजेश को एक औरत के साथ देखा। वो दोनों ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे आजकल के छोकरा छोकरी करते हैं। तो साहब मैं समझ गया जो समझना था। तो ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? साहब मेरे घर की बात है, लोगों के सामने क्यों लाऊं? ये वही औरत थी ना? नहीं, वो ये नहीं थी। जरा गौर से देखिए। याददाश्त कमजोर हो गई साहब, आंखें अच्छी है मेरी। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, स्केच बनाने में हमारी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, यही है वो। ऐसे दिखते थे? हाँ, यही है वो। क्यों दिखा रहे आप ये सब मुझे? मैंने आपसे कहा ना, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। वो और किसी दूसरी औरत के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। आपके ससुर ने ही बताया। झूठ बोल रहे वो, बदला ले रहे मेरे पति से। वो और उनका बड़ा बेटा दोनों ही मिले हुए हैं। देखिए, हम इस बात को नहीं मानते कि राजेश का कहीं कोई चक्कर है, लेकिन इस बात की तहकीकात करना हम जरूरी समझते हैं। आप जरा एक बार देखिए, राजेश की खूनी तक पहुंचने के लिए इसकी पहचान जरूरी है। नहीं, मैंने इस चुड़ैल को कहीं नहीं देखा है। एक मिनट, शायद मैंने इसे कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने इसे कहीं देखा है। जरा गौर से देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए इसको कहां देखा था।
सर व्हाई हैव यू ब्रॉट मी हियर? आई हैव डन नथिंग। देखो शर्मिला, हम पिछले 24 घंटे से तुम पे नजर रखे हुए हैं। जब पूनम ने हमें तुम्हारे बारे में बताया तो तुम्हारे मोबाइल के लोकेशन को ट्रेस करके हमने तुम्हें ढूंढ निकाला। तुम्हारे मोबाइल के लोकेशन से हमें यह भी पता चला कि 22 तारीख की शाम को 6 बजे तुम राजेश के ऑफिस गई थी और जहां राजेश का खून हुआ वहां भी तुम्हारे मोबाइल का लोकेशन दिखा रहा है। लेकिन सर उस वक्त मेरा फोन बंद था। वो मैंने झूठ बोला था। मैं जानता हूं कि राजेश के ऑफिस से निकलने के बाद तुम्हारा और राजेश का दोनों का मोबाइल बंद था। अब ये जो हमारी लेडी कांस्टेबल है ना, उसका हाथ तुम पर पड़ जाए इससे पहले सारा सच उगल जाए। मेरे पति के देहांत के बाद मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरा साथ दे सके। फिर मेरी मुलाकात राजेश से हुई। मैं श्योर थी कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसके पास ऊपर की कमाई बहुत होगी, इसलिए मैंने उससे मेल जोल बढ़ाया। वो भी अपने पत्नी से खुश नहीं था, इसलिए जल्द ही मेरे जाल में फंस गया। शर्मिला, मेरे मोबाइल की बैटरी पूरी डाउन हो गई है। अब एक मिनट, तुम एक काम करो, अपनी गाड़ी भी छोड़ दो, मेरी गाड़ी से चलते। कहाँ? है एक खास जगह। आज मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहती हूँ। शेख बीबी अपने पति को, वो मेरे साथ आने को तैयार हो गया। मैं उसे एक सुनसान जगह लेकर गई। मैं सिर्फ उसे किडनैप करके कुछ पैसे हटना चाहती थी। शर्मिला, ये कौन सी जगह है? प्यार करने की जगह ऐसी ही होती है। बहुत ही खाली जगह है शर्मिला। उसके बाद मैंने उसकी बीवी को फ़ोन किया और पैसों की डिमांड की, लेकिन जहाँ वो पैसे देने आने वाली थी वहाँ आप लोग पहुँच गए और मेरा सारा प्लान फेल हो गया। शर्मिला, राजेश एक नेक ऑफिसर था, नॉन करप्ट। अब किसी ने तुमसे ये कह दिया कि उसके पास ऊपर का बहुत सारा पैसा है। हम जानते हैं किसने तुमसे ये कहा, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बोलो बोलो। सब वो मेरे भाई ने कहा था। बहुत प्यार करता था मैं मनीषा से, लेकिन वो कभी मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई। फिर मुझे लगा कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाएं तो वो खुश हो जाएगी। उसी दौरान मेरी मुलाकात राजेश और पूनम से हुई। अरे हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब इनकी सरकारी नौकरी है तो आप समझ ही सकते होंगे कि ऊपर की कमाई कितनी होती होगी। अरे मनीषा क्या बताओ, कभी कभी तो मेरे हाथ दर्द कर जाते हैं पैसे गिनते गिनते। पैसे है लेकिन छुपाने पड़ते हैं। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं ना हर साल, तब बड़े मजे करते हैं। हाँ। पूनम की वो बातें सुनकर मेरा सर घूमने लगा। फिर मैंने और मेरी बहन शर्मिला ने मिलकर राजेश को फांसने का प्लान बनाया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि क्या किया तुमने? मैं सिर्फ इसे बेहोश करना चाहती थी। पैसों के लिए तूने कॉल नहीं किया, शर्मिला से करवाया। क्यों? सर मैं अपनी उलझनों में फंसा हुआ था। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मनीषा घर छोड़ के जा रही थी। इस तरह गरीबी में ना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और तुम्हारे बस की बात है ही नहीं मुझे खुश रखना। मनीषा मेरी बात तो सुनो। मैंने उसे बहुत मनाया, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए मैंने उसे ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन बाद हमारा फिर से झगड़ा हुआ। मुझे नहीं खड़ा करना, मुझे जाना है। उस झगड़े में गलती से जिसके लिए पैसों के पीछे भागा वही चली गई। मैंने जानबूझकर उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं किया। जो मेरे प्यार को ही नहीं समझ पाई तो भला मैं उसका क्रियाकर्म क्यों करूं? प्यार पाने के लिए सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती, अपनापन भी चाहिए होता है, जो तुमने उसे नहीं दिया, और बेवजह 2 लोग मारे गए। कलयुग शायद अपनी चरम सीमा पर है, और शायद इसीलिए राजेश के ईमानदार होने से भी लोगों को परेशानी थी। शायद इसीलिए कुंदन और शर्मिला जैसे लोग जायज तरीके और मेहनत को छोड़कर किसी दूसरे की कमाई को लूटकर सुनहरी जिंदगी जीना चाहते थे। शर्मिला को राजेश को अगवा और उसका कत्ल करने के लिए, और कुंदन को शर्मिला का साथ देने के लिए और मनीषा का कत्ल करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। लालच को जरूरत समझ लेना ही अपराधी बनने की पहली सीढ़ी है, और ये सीढ़ी सिर्फ जेल तक जाती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।
क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।